1962 में भी मुजीबुर रहमान ने इनडायरेक्टली नेहरू के पास एक रिक्वेस्ट भेजा था टू असिस्ट कि ये बांग्लादेश का अलग फॉर्मेशन के लिए, और नेहरू ने मना कर दिया था। फर्स्ट कंट्री, पहला देश है वो जो कि लैंग्वेज और कल्चर पे के आधार पे उन्होंने रेवोल्यूशन करके वो जीते। फॉर्मर कमांडोज और जवानों से मिला बीएसएफ के, जिन्होंने देखा कि वहाँ पर वो पहुँचे तो कुमिल्ला के पास ही कुछ जगह पे जहाँ पर बंकर में भी औरत थे। रुस्तम जी के बारे में हो या चाहे जितने मैंने ऑफिसर से मिला हूँ, रुस्तम जी का जो मैंने पढ़ा है, सबका एक ही मोटिव था कि इंसानियत के नाम पे हमें बचाना है जिन लोगों को ऐसे खुले आम मतलब कत्ल किया जा रहा है और बेरहमी से। इसमें एक्चुअली ये इंटरेस्टिंग कहानी है, आई गेस 50 साल बाद है उसीलिए कहानी निकल के आ रही है कि इसमें प्राइम मिनिस्टर का सपोर्ट नहीं था एक्चुअली। हाँ, वो उन्होंने डांट दिया था। हाँ, उन्होंने डांट दिया था कि आप पागल हो गए हो क्या, आप क्या बोल रहे हो इस पे, तो मतलब बिकॉज अगर मान लीजिए आपको आपके आर्मी चीफ ने कह रहे हैं कि अभी युद्ध नहीं हो सकता, हम करेंगे बट अभी नहीं, लेकिन आप ऐसा कुछ काम कर रहे हो जो कि एक्ट ऑफ वॉर की तरह हो सकता है। अगरतला के लोग, त्रिपुरा के लोग कितना सपोर्ट कर रहे थे। कहीं से भी बॉर्डर पार कर रहे हो तो जितने इंडियन सिटीजन्स भी थे इसे बॉर्डर के गांव में, वो लोग बड़े हेल्प कर रहे थे। जो एक रेफ्यूजी कैंप था वहाँ पर सब कुछ डायरेक्ट करना, लोगों को मदद करना, खाना पहुँचाना, खाना बनाना, ये सब कहाँ से हो रहा था? प्रेसिडेंट के ऑफिस में हमारा स्पाई था जिसने ये बता दिया कि ये लोग करने वाले हैं, और इंडियन एयरफोर्स ने वो सारे के सारे प्लेन अपने एयरबेस से हटा लिए और वहाँ पे डमीज रख दिए और उन्होंने अटैक भी कर दिया। उन्होंने सोचा हमने पूरी इंडियन एयरफोर्स को ख़त्म कर दिया और वो खुश हो गए। तो देखिए, ये एक कोई स्पाई था। ये कौन स्पाई है? अपेरेंटली काओ साहब के सिवाय कोई नहीं जानता था। ठीक है, कोई नहीं जानता है अभी भी। सबसे बड़ा कंफर्मेशन था कि अश्विनी कुमार जी को पद्म भूषण अवार्ड भी मिला था, और उसी अवार्ड के साइटेशन में लिखा हुआ है कि स्पेसिफिकली इस ऑपरेशन चंगेज खान को रोकने के लिए, विफल करने में इनका सबसे बड़ा हाथ था। नमस्ते सर, कैसे हैं आप? नमस्ते, मैं भी ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल बढ़िया। आपकी पुस्तक इंडिया सीक्रेट वॉर दिखा देता हूँ मैं सबको, काफ़ी बढ़िया लगी मुझे। इस पे फिल्म या टीवी सीरीज़ भी बन सकती है और बननी चाहिए। जिस तरीके से काफ़ी बैटल्स का, काफ़ी क्लैंडस्टाइन ऑपरेशंस का आपने जिक्र किया है एक एक डिटेल में जाके, इट्स रिसर्च इज़ कमेंडेबल। सो थैंक यू फॉर राइटिंग दिस, बिकॉज ऐसा बुक जो बीएसएफ के बारे में, उस 1970 वॉर पे बहुत सारी बुक्स लिखी जा चुकी हैं और काफ़ी डिस्कशन भी हुए हैं, लेकिन बीएसएफ के एंगल से आपने जो ये कहानी बताई है, सो थैंक यू फॉर सो मच फॉर दिस। इसका बताइए कि ये आपने सोचा क्यों कि 1971 वॉर में कितने सारे एंगल्स हैं मिलिट्री के और ह्यूमन स्टोरीज भी बहुत हैं, तो आपने ये बीएसएफ वाला एंगल क्यों चुना? मैं उस पर आ रहा हूँ, बट यही मान लीजिए जवाब है कि ये बीएसएफ का एंगल नहीं है, ये इंडिया का एंगल है। बीएसएफ वो एजेंसी है जो वहाँ पर मौजूद थी और जिन्होंने इसको पुल ऑफ कर दिया बहुत कमेंडेबली, बट ये इंडिया का एंगल है। बीएसएफ भी तो इंडियन ही एजेंसी है ना। बिल्कुल। सो देखिए, इसमें थोड़ा सा हिस्ट्री है, इन द सेंस कि मैं 2013 में मैं एक ऑथर से मिला था, गैरी बास। हाँ, ब्लड टेलीग्राम। यस, जिन्होंने ब्लड टेलीग्राम लिखा था। तो उन्होंने वो ब्लड टेलीग्राम लिखा, मैंने किताब पढ़ी नहीं थी, मैंने ख़रीदा और उनसे मैंने साइन कराया। एक्चुअली मैंने उसको मम्मी के नाम से मैंने ख़रीदा था, ठीक है, तो एज इन उनसे साइन कराया था मम्मी के नाम से। फिर मैंने वो किताब पढ़ा, पहले मम्मी को दी, उन्होंने पढ़ी और फिर मैंने भी पढ़ा किताब, और मुझे बड़ा बड़ा इंटरेस्टिंग लगा किताब। उसी में फर्स्ट टाइम जिक्र था कि इंडिया का एक अनऑफिशियल रोल था 71 वॉर में, जो कि सिर्फ जो 13 दिन वाला युद्ध है सिर्फ वो नहीं, बट ओवर 9 मंथ्स इंडिया ने कई सारे क्लासिफाइड ऑपरेशंस की थी 9 मंथ्स के ऊपर। तो मुझे उसी के बारे में बड़ा क्यूरियोसिटी था। अब उन्होंने कुछ टच किया था बीएसएफ के ऊपर, तो मुझे भी नहीं पता था कि क्या रोल था। फिर ये 2013 की, मतलब 10 ईयर्स अगो की बात है, तो उसके बाद तो ये, और मैं जर्नलिज्म में बिजी था, सोचा भी नहीं था कोई किताब या किसी चीज़ के बारे में। और देखिए, जर्नलिज्म में तो हिस्ट्री में किसी का इंटरेस्ट नहीं होता है, बट ये मेरे मन में था। बाद में भी
जब मैंने असम पॉलिटिक्स रिलेटेड कुछ कवर करा था या वेस्ट बंगाल पॉलिटिक्स रिलेटेड कुछ कवर करा था, उस टाइम भी मुझे लगा था एक बार, क्योंकि ये जो एनआरसी का जो कट ऑफ डेट जो 26 मार्च 1971 है, मुझे लगा कि ये डेट क्यों है। और फिर बट वॉर तो स्टार्ट हुआ 9 महीने बाद, बीच में क्या है, और मुझे इस किताब के बारे में फिर से याद आया। और फिर लॉकडाउन पे भी मैं इस किताब को दोबारा मैंने पढ़ा था, और मेरे दिमाग में ये था कि क्या है, कौन सा है, कहाँ से करूँ, वो सब करके मैंने बीएसएफ को अप्रोच किया था। जैसे आपने कहा कि एनआरसी जो था उसमें 26 मार्च 1971 ये कट ऑफ डेट है, तो इसके बारे में बताइए कि ये कट ऑफ डेट क्यों है। बिकॉज उसी दिन शेख मुजीबुर रहमान ने प्रोक्लेमेशन ऑफ इंडिपेंडेंस किया था। मतलब उन्होंने बोल दिया था कि अभी ईस्ट पाकिस्तान एक स्वाधीन देश है। तो बिकॉज उस दिन देश बन गया था, तो उसी दिन फाइनली जब असम अकॉर्ड बाद में बनी थी, तो उसी में कट ऑफ डेट उसी को लिया गया था। अच्छा, तो ये वो बना दिया कि भाई अब ये तो 26 मार्च को आपका अपना देश बन गया, तो जो भी उसके बाद भारत में शरण लेने के लिए आया है उसको देश में वापस जाना चाहिए। ही इज़ नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया। यस, एंड एज पर रिकॉर्ड्स हम लोग को जितना पता है, उस 9 मंथ पीरियड में, 10 days शॉर्ट ऑफ 9 months, उस 9 मंथ पीरियड में एटलीस्ट 10 मिलियन रेफ्यूजीज आए हैं इंडिया पे। 1 करोड़ उस समय के हिसाब से सोच लीजिए, 1 करोड़ लोग उस टाइम आए थे, एंड वो भी 50 साल पहले। एंड उसके कई साल बाद, आसाम अकॉर्ड बना था। जो कहानी है, बीएसएफ के ऑफिसर्स को कब ये आभास हुआ कि ये कुछ गलत हो रहा है? जैसे आपने अलग अलग बीओपीज के ऊपर बताया कि ये यहाँ पे अलग अलग न्यूज़ आ रही थी, 9 बजे आया, कोई 10 बजे, कोई 11 बजे, सबको पता चल रहा था कि कुछ गड़बड़ हो रहा है बांग्लादेश में। एक्चुअली नवंबर 1970 तक ही सबको थोड़ा बहुत आइडिया हो गया था। देखिए, एक तो ओवर द इयर्स ईस्ट पाकिस्तान में सिचुएशन ख़राब होता जा रहा था पॉलिटिकली, तो इंडिया वॉच कर रहा था। सेकेंड थिंग इज़ 70 में साइक्लोन आया था, उस टाइम इंडिया ने भी काफ़ी हेल्प की थी उस टाइम। साइक्लोन के बाद वो भी हुआ, इलेक्शन हुआ। इलेक्शन के बाद जब आवामी लीग ने स्वीप कर दिया इलेक्शन, तो वो पॉलिटिकल सिचुएशन बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया। एंड फर्स्ट टाइम एक इलेक्टेड गवर्नमेंट आने वाला था, राइट? पहली बार इलेक्शन हुआ था देश में। पहली बार एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आ रही थी, तो उनको और पूरा क्याओस स्टार्ट हो गया, क्योंकि जो लोग पावर में थे वो पावर छोड़ना नहीं चाहते थे। और पावर में कौन थे? बेसिकली आज भी हम लोग कहते हैं ना कि पाकिस्तान की मिलिट्री चलाती है उनकी देश, तो उस टाइम भी वही थी। उस टाइम तो डायरेक्टली थी ना, उसमें भी पंजाबी डोमिनेंसी था। यस, पॉलिटिक्स में भी और मिलिट्री में तो था ही। यस, स्पेशली पॉलिटिक्स में, और जो मिलिट्री वाले जो पॉलिटिक्स में थे उनका भी। ठीक है, सो वो जो डोमिनेंस था, एंड वैसे नंबर वाइज तो सबसे ज़्यादा बंगाली थे उस टाइम, राइट? तो और वो सीट भी सारी की सारी जीत गए लगभग। हाँ बिल्कुल, वो मुजीबुर रहमान, हाँ बिल्कुल वो जीत गए। और वेस्ट में पीपीपी को आर्मी का सपोर्ट मिला, जिसके लिए पीपीपी आगे बढ़ गई, भुट्टो साहब का, राइट? सो ये सिचुएशन जब से स्टार्ट, बेसिकली सबसे ज़्यादा इन्होंने इंटरेस्टिंग इंटेलिजेंस नेटवर्क्स इन्होंने पहले से तो थे ही, और भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गए वो साइक्लोन के टाइम पे हेल्प करने की वजह से। और ये लोग बड़े एक्टिव हो गए थे देखने के लिए जब ये इलेक्शन का रिजल्ट आया। फिर उसके बाद जो एक स्टेलमेट सा हो गया ना, कि ना आर्मी पावर छोड़ रही है, ना इनको पावर मिल रहा है, और ना ही ये बोल रहे कि हम कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, बिकॉज आर्मी चाहती थी कि कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए, पाकिस्तान आर्मी चाहती थी। और भुट्टो मिलने भी गए थे, बिल्कुल। और मुजीबुर रहमान से बांग्लादेश में, बिल्कुल। और याया खान तो कई बार जाके मिल के आ गया, लेकिन वो तो अपने बात पे अड़ गए, क्योंकि सीट उसकी ज़्यादा थी, तो प्रेसिडेंट बनना ही था। बिल्कुल। अगर आपने बोल दिया कि डेमोक्रेसी है, तो जो जीतेगा वही ना पार्टी ऑफ डेमोक्रेसी। बिल्कुल, जो पार्टी अब जीत गई है, अब तो वही ना गवर्नमेंट फॉर्म करेगी। ये लोग परेशान तो काफ़ी समय से थे। जैसे आपने लिखा है कि 1962 में भी मुजीबुर रहमान ने इनडायरेक्टली नेहरू के पास एक रिक्वेस्ट भेजा था टू असिस्ट कि ये बांग्लादेश का अलग फॉर्मेशन के लिए, और नेहरू ने मना कर दिया था। 62 के पहले से भी अगर आप देखोगे, 48 से जब से उर्दू इम्पोजिशन का बात आ गई थी,
तब से ही वहाँ पर जो है भाषा आंदोलन स्टार्ट हो गया। 48 से ही स्टार्ट हो गया। जो मुस्लिम लीग के भी जो स्टूडेंट्स थे और जो स्टूडेंट पार्ट था मुस्लिम लीग का, जब वो लोग वहाँ गए तो आपको पता ही होगा कि कलकत्ता में बहुत ज़्यादा एक्टिव था मुस्लिम लीग, राइट। सो वहाँ भी जब फाइनली जब अलग हो गया, और ईस्ट बंगाल, तब तो ईस्ट बंगाल था, तो ईस्ट बंगाल जब अलग होने के बाद ये लोग जब गए वहाँ पर, तो वहाँ देखा कि बोल रहे कि नहीं उर्दू इम्पोज होगा। एंड ओवर द इयर्स क्या हुआ कि जो भी आपका रीजनल लोकल जो कल्चर था, बंगाली कल्चर, मतलब चाहे वो आर्ट्स एंड म्यूज़िक हो, लैंग्वेज हो, ये सब चीज़ जब उन्होंने देखा कि चले जा रहा है, तो उसी से उनका फर्स्ट आंदोलन स्टार्ट हुआ। एंड अगर आप देखोगे कि बांग्लादेश इज़ द फर्स्ट कंट्री, पहला देश है वो, जो कि लैंग्वेज और कल्चर के आधार पे उन्होंने रेवोल्यूशन करके वो जीते और अलग देश बनाया उन्होंने। आई थिंक एटलीस्ट साउथ एशिया में तो डेफिनेटली फर्स्ट है। तो वो 1962 वाला जो हुआ, नेहरू को भेजा, तो वो क्या कारण था कि वो मटेरियलाइज नहीं हो पाया या वो इंटरेस्ट नहीं लिया भारत ने उस समय? देखिए, एक तो कारण जो कहा जाता है कि बिकॉज उस टाइम चाइनीज़ अग्रेशन था, एक तो कारण हुआ था कि चाइना के साथ जो उस टाइम जो युद्ध चल रहा था, युद्ध चल भी रहा था, और युद्ध के बाद भी जो टेंशन चलती रही, उसके लिए ये लोग, दैट इज़ वन रीज़न जो कि कह रहा है। एंड वो एक और युद्ध में नहीं जाना चाहते थे उस नहीं जाना चाहते थे बिकॉज कॉस्ट भी है। देखिए 62 में भी तो इंडिया का आई थिंक फाइनेंशियल हालत उतना बेहतर नहीं हुआ था। प्लस आई गेस उस टाइम फॉरेन पॉलिसी का भी इन्होंने ये लिया कि अगर हम लोग पाकिस्तान के साथ फिर से लड़ेंगे तो चाइना फिर से उसमें कूद जाएगा, हो सकता है। और जो थ्रेट था जो 71 में भी वो थ्रेट थी, अगर आप देखोगे। तो वही कारण था कि जब मार्च में ये सब शुरू हुआ, 26 मार्च 1971 को जब उन्होंने आज़ादी का ऐलान किया, फिर भी ये एक मन में ये था कि कहीं ना कहीं हमको 3 फ्रंट वॉर लड़ना पड़ेगा। एक तो चाइना से, हो सकता है कि चाइना भी अटैक कर दे, उधर से वेस्टर्न फ्रंट भी है और ये ईस्टर्न फ्रंट भी है, तो 3 फ्रंट वॉर हो गया। बिल्कुल। और बांग्लादेश का अगर देखा जाए जो शेप है, ईस्ट पाकिस्तान जो बोलते थे उस समय, तो उसमें भी अगर आप देखो तो उसमें भी खुद ही 3 फ्रंट हैं। एक त्रिपुरा साइड से हो गया, एक असम साइड से हो गया, एक वेस्ट बंगाल साइड से हो गया। जी बिल्कुल, मेघालय, मतलब आज के दिन में जो है मेघालय, त्रिपुरा एंड बंगाल, ये 3 साइड तो है ही। सो एक वो है। बट अगर आप देखोगे 65 वॉर में तो ईस्ट पाकिस्तान में से कुछ लड़ाई नहीं हुआ था, और पाकिस्तान ने ईस्ट पाकिस्तान में उन्होंने भेजा भी नहीं था। इफ यू इंटरेस्टिंग, यस। सो बट उनको पता था कि इस बार आएंगे और वो वॉच कर रहे थे, जिसके लिए अब 1971 जनवरी में जो वो फेमस ऑपरेशन गंगा भी है, जिसके बाद से पाकिस्तान के कमर्शियल फ्लाइट्स भी यहाँ से उड़ के नहीं जा पा रहे थे। एंड उसका भी मैंने आपको उदाहरण दिया है कि उन्होंने कमर्शियल फ्लाइट्स कैसे यूज़ किया था अपने सोल्जर्स को। निकोलसन जो जर्नलिस्ट थे, वो थोड़ा बताइए कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि वो बार बार जाना चाह रहे थे ईस्ट पाकिस्तान। तो वो फ्लाई करना चाह रहे थे, एंड जितना बार वो एयरपोर्ट जा रहे हैं बेचारे, उनको जाना, उनको बोला कि वहाँ हल्ला हो रहा है, होने वाला है, तो आप वेस्ट पाकिस्तान से ईस्ट पाकिस्तान जाइए। उनका ITV जो नेटवर्क है उन्होंने कह दिया उनको, तो वो अपना कैमरामैन को लेके जा रहे हैं। और पहले जैसे होते थे कि अभी तो ऐप से आपने सीधा खरीदा चला गया, और या तो बीच में एक टाइम ये भी था कि आप एयरपोर्ट में जाके लास्ट मिनट में खरीद सकते हो। बट पहले लोग क्या करते थे, सिटी ऑफिस में जाते थे, वहीं से टिकट बुक करते थे, फिर एयरपोर्ट जाते थे वो लोग। तो वो सिटी ऑफिस में जा रहे हैं दिन के दिन, बोल रहे नहीं सीट नहीं है, सीट नहीं है। अब देखिए इतना भी कोई ट्रैफिक नहीं था उस टाइम वेस्ट पाकिस्तान ईस्ट पाकिस्तान के बीच में, एयर ट्रैफिक, कि 7 दिन 8 दिन से वो जा रहा है बेचारा, कोई वो ही नहीं मिल रहा है, टिकट ही नहीं मिल रहा है, टिकट ही नहीं मिल रही है फ्लाइट की। तो वो बेचारा वो परेशान हो गया और वो चला गया एयरपोर्ट। देखो तो कि कौन जा रहा है, कहाँ जा रहा है, या उसको लगा कि शायद वो जर्नलिस्ट है, उसके लिए उसको ब्लॉक कर रहा है, कुछ क्या है। तो वो जाके देख रहा पूरा एयरपोर्ट खाली है, कोई नहीं है। तो ऐसे ही वो गुस्सा आ गया, तो उसको लगा कि वो प्रेस को दबाने का मामला है, कुछ है, तो सोचा कि वो प्रोटेस्ट करेगा, जाके कुछ करेगा। बट वो वापस जाते जाते उसने देखा कि वो एयरपोर्ट के एरिया से निकला तो कई सारे आर्मी के ट्रक्स आ रहे थे। तो
वो भी परेशान हो गया देख के कि क्या हो रहा है, कि भाई इतने सारे आर्मी ट्रक्स में देखो तो क्या हो रहा है। हाँ। तो उसने देखा ट्रक के अंदर सिविलियन ड्रेस में, हाँ मतलब बिना यूनिफॉर्म का सोल्जर्स जा रहे हैं। तब जाके वो फॉलो करके जाके देखा और वो देखा वहां पर कि वो लोग ही प्लेन पे चल रहे थे। तो सारी की सारी जो भी फ्लाइट्स थी वेस्ट पाकिस्तान से ईस्ट पाकिस्तान, वो सिर्फ आर्मी, वो लोग सोल्जर्स भेज रहे थे क्योंकि उनका वो मकसद ही था कि वो पूरा ईस्ट पाकिस्तान को मिलिट्री माइट से वो लोग उसको दबा के रखेंगे। तो ये कहानी मतलब तब पता चला और उसके बाद ऑपरेशन सर्च लाइट शुरू हुआ। यस। अब मैं इस पे मैं आऊँगा कि किस तरीके से जब हमारे बीएसएफ के जवान और मुक्ति बाहिनी जब जाती थी ऑपरेशन करने, और जब लास्ट में मतलब दिसंबर में जब उन्होंने देखा तो वो छोड़ छोड़ के भाग रहे थे पाकिस्तान वाले पोस्ट्स को, और तब वो जब उस एरिया में जाते थे तो वहाँ पे देखते थे कि एक जगह तो आपने लिखा भी है कि किस तरीके से एक उन्होंने घास पे खोदा, थोड़ी घास थी तो उन्होंने उसको खुदाई शुरू की तो वहाँ पे एक डेड बॉडी मिली, एक औरत की डेड बॉडी मिली। और ऐसे ऐसे इंस्टेंस बहुत सारे कपड़े मिलने का औरतों के, और ये तो बहुत ही जगह मिला। देखिए कई सारे चीज़ें तो जितना, अब देखिए किताब को भी तो एक फॉर्मेट पे प्रोसेस पे लिखता हूँ, बट ये छोड़ के भी बहुत सारे हैं जहाँ पर जब फाइनली जो 13 दिन का वॉर था दिसंबर में, उसके दौरान लोग तो आर्मी क्या कर रही थी उस पे, तो आर्मी का एकदम फ्रंट पे रोल था, इंडियन आर्मी का। तो आर्मी वहाँ कैप्चर कर रहा है और आगे मूव कर रहा है। तो कई सारे जगह पे क्या हो रहा है कि बीएसएफ का तो बॉर्डर पे होल्ड है ईस्ट पाकिस्तान पे, तो वो बॉर्डर से अंदर आके जो पोजीशन आर्मी ने कैप्चर किया है और आर्मी को आगे मूव करना है, वो बीएसएफ आके सिक्योर करके उसको होल्ड कर रहा है। तो और कई सारे जगह पे बीएसएफ आर्मी के साथ ही है, कई जगह पे बीएसएफ खुद ही जा रही है अटैक पे। तो वहाँ पर कुछ जगह है ईस्टर्न साइड पे, मतलब त्रिपुरा से जब एंटर की, बहुत सारे मैं फॉर्मर कमांडोज और जवानों से मिला बीएसएफ के, जिन्होंने देखा कि वहाँ पर वो पहुँचे तो कुमिल्ला के पास ही कुछ जगह पे जहाँ पर बंकर में भी औरत थे। बंकर में? यस, जो पाकिस्तान आर्मी ने वहाँ पर उनको ट्रैप करके रखा हुआ था। तो इस जो कि देखिए ये जेनोसाइड का जो पार्ट है, जो मैंने ये वाला जो स्टोरीज है ना, कम से कम एटलीस्ट दिस एस्पेक्ट, कि जहाँ पे ये तो हमने सुना है इट इज़ कि वो आए और उन्होंने मतलब 9 मंथ के पीरियड में बहुत सारे रेप्स किए और यस मारा भी और लोगों को। यस। लेकिन ये जो कहानियां हैं, ये इस पे कोई एक स्पेशली एक तो पूरा लिटरेचर लिखा जा सकता है, पूरी बुक लिखी जा सकती है। एक्चुअली देखिए ये मेरा मानना था, देखिए एक तो मेरे इस किताब का वो पर्पस नहीं था उसमें जाने के लिए, प्लस सबसे बड़ी चीज़ है कि बांग्लादेश में इस पे काफ़ी सारा काम हो चुका है और उन्होंने काफ़ी इन डेप्थ में इसको डॉक्यूमेंट किया है, और बहुत ही मतलब मैं अप्रिशिएट करूँगा उनका काम इस चीज़ पे काफ़ी है और काफ़ी चलता रहता है, यू नो, बिकॉज ये उनका देश का हिस्ट्री है। तो और वो जो विमेन थे जिन्होंने सर्वाइव किया, उनको भी उनका देश काफ़ी ऑनर करते हैं, बिकॉज देखिए ये तो बहुत भारी प्राइस सबको फ्रीडम के लिए पे करना पड़ता है। तो ये चीज़ उन्होंने रिकॉग्नाइज किया है, उन लोग को काफ़ी बार उन्होंने फेलिसिटेट किया है। तो काम तो हो चुका है इस पर कई सारा। मैंने तो सिर्फ कुछ नंबर और एक दो इंसिडेंट जो मेरे विटनेसेस ने जो देखा है उसको मैंने रिकाउंट किया है। बट इससे लगता है कि काफ़ी नॉर्मल था ये सब। देखिए ये जो सेक्सुअल असॉल्ट या रेप है, ये तो इसको वेपनाइज करना, तो ये तो कई मतलब सदियों से हम लोग देख रहे हैं इसको, बट यस नॉर्मलाइज तो था। इट वाज पार्ट ऑफ ऑपरेशन सर्चलाइट फॉर श्योर। इसमें जो पहले ऑफिसर्स हैं, मतलब उसमें से एक जो हैं पीके घोष, असिस्टेंट कमांडेंट जो थे जी, वो पहले प्रोफेसर अली उनका नाम पड़ा, उसके बाद वो कैप्टन अली बनते हैं। वो कहानी मैं चाहूँगा कि आप बताएं, क्योंकि उन्होंने अपने ऑफिसर्स जो उनके हायर ऑफिसर्स थे उनसे बिना पूछे बांग्लादेश में वो गए और वहाँ से उन्होंने पहली बार वो शुरू किया और ओथ दिलवाई। तो वो पहले जो आपने लिखा है कि फर्स्ट फ्रीडम फाइटर्स का जो मूवमेंट वहाँ से शुरू हुआ, वो एक बीएसएफ ऑफिसर थे, उन्होंने वो इग्नाइट किया और वो इतने पॉपुलर हो गए कि पहले जब वो मुक्ति बाहिनी वाले जो उनको लेके जाते थे बांग्लादेश में, उन्होंने उनको नाम दिया प्रोफेसर अली।
और उसके बाद फिर उन्होंने उसका नाम कैप्टन अली नाम रख दिया, और उनके नाम पे आज भी एक रोड है त्रिपुरा से बांग्लादेश में जो जाता है। देखिए 26 तारीख को जब वहाँ पलायन करते हुए बहुत सारे आए, कई सारे थे जो कि सिर्फ लोग गए नहीं, बहुत सारे लोग रुक के फाइट भी किया। अब देखिए फाइट तो साधारण आदमी नहीं कर सकते, आर्मी के साथ साधारण आदमी कहाँ से, जो माने जो कृषक है वो कहाँ से फाइट करेगा। लेकिन पाकिस्तान के आर्मी और पैरामिलिट्री में ईस्ट पाकिस्तान में कई सारे बंगालीज थे, तो वो भी एकदम उनका मूड था लड़ाई करने के लिए, क्योंकि देखिए वो भी तो ऑपरेशन सर्चलाइट में वो भी विक्टिम थे ना, और प्लस उनके जितने ऑफिसर्स थे, जवान थे, पर्सनल थे, वो लोग भी सुन रहे थे। और 7 मार्च को जब वो मुजिब का जो एकदम फेमस स्पीच आया कि इस बार का संग्राम स्वाधीनता का संग्राम है, ये जब उन्होंने स्पीच सुना जो कि अभी यूनेस्को हेरिटेज स्पीच में आता है, तो वो लोग सब बड़े मोटिवेटेड थे कि भाई अब हमारा देश बन सकता है, अब हम अपना अलग देश बना सकते हैं, 25 साल के बाद बना सकते हैं। तो ये जो ईपीआर वाले थे वहाँ पर, ये सामने वो श्रीनगर करके जगह है, ये श्रीनगर हमारे जम्मू कश्मीर वाले नहीं, बट त्रिपुरा में एक श्रीनगर है, तो वहाँ पर मैं जा भी चुका हूँ। एंड अभी भी बॉर्डर वैसी है, बस अब फेंस लग गया है, बट वो बाकी जितनी चीज़ें मैंने रिकाउंट किया है, बिकॉज वो देखना था मुझे कि कैसा है, बिकॉज ताकि विवरण भी अच्छा हो। तो वहाँ पर वो ऐसी 6 लोग आ गए, और 6 लोग भी नहीं आए एक्चुअली, शुरू में तो सिर्फ उनका जो हेड कांस्टेबल था नूरुद्दीन, वो आ गया घोष साहब के पास और बोला कि सर देखिए ये सब कुछ हो रहा है, और यहाँ तो स्टार्ट हो गया है वॉर, तो आई मीन ऑपरेशन स्टार्ट हो गया, तो आप मदद कीजिए। यहाँ से हम लोग अलग हो गए इनसे और पाकिस्तान आर्मी से और पाकिस्तान से, तो अभी यहाँ से लोगों बटालियन जा रहा है, तो हमें इनको रोकना है। और इन्होंने क्या किया था, बिकॉज उस टाइम जो है, अभी तो नए रोड्स है, बट ये जो ट्रंक रोड था, बेसिकली वो ट्रंक रोड आपको पता है पूरा, ये जो हमारा भी ट्रंक रोड है उससे वो कनेक्ट होती है, जीटी रोड जिसको बोलते हैं। यस, वो चिटागोंग से स्टार्ट होती है, लाहौर से लेके चिट्टागोंग तक जाता है। यस, चिटागोंग पोर्ट आपको पता है कि इस साउथ एशिया में वन ऑफ द ओल्डेस्ट पोर्ट्स है, मतलब 2000 साल पुराना हिस्ट्री है उसका। तो आप रोमन्स के हिस्ट्री में, कई सारे चाइनीज के हिस्ट्री में आपको चिटागोंग का पोर्ट का आपको जिक्र मिलेगा, और अलग अलग लोग वहाँ पर राज किए एट अ टाइम। तो वो बड़ा पुराना रोड है, तो उस पर वो शुभापुर करके जगह था, तो शुभापुर गांव में ये लोग पोस्टेड थे, और वहाँ पर ब्रिज था। तो वो जो ब्रिज था, वो रोड ब्रिज था नदी के ऊपर से, फेनी नदी। तो उसी नदी को, तो जो बटालियन, जो ब्रिगेड जा रही थी पाकिस्तानी आर्मी की, उनको लगा कि भाई ये जो जगह है, ये जो ब्रिज है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। तो उन्होंने एक छोटा सा, आई थिंक एक प्लाटून शायद वहाँ पर छोड़ गए थे वो लोग, हाँ, छोटा सा या सेक्शन था शायद, 10-11 लोगों का सेक्शन इन्होंने ये छोड़ गए थे वहाँ पर, और उनको था कि इसको सिक्योर करके रखो। अब देखिए खबर वहाँ पर चल रही थी कि लोगों को पाकिस्तान आर्मी मार रहा है, प्लस ये भी खबर फैल गई थी कि कई सारे रेप्स हो रहे थे। तो वो गांव के जो विमेन थे, उनके बारे में भी नूरुद्दीन ने इनको कहा कि देखिए गांव के जो औरत है, बुजुर्ग है, ये लोग सब डरे हुए हैं कि इनके ऊपर भी ये लोग आक्रमण ना कर दे। तो उन्होंने बोला कि आपको मदद करना होगा। और ये इनके, मतलब ये गांव वाले के बारे में सुन के ना, तो ये घोष साहब को रहा नहीं गया, तो चले गए। तो वो बोला लेकिन अगर मैं जाऊंगा तो मतलब मैं ऑफिसर हिसाब से नहीं जा सकता, मैं एक इंसान के हैसियत से मैं जा सकता हूँ। तो उन्होंने अपना यूनिफॉर्म छोड़ के, कपड़े पहन के, तो बोला कि लेकिन अगर मैं जा रहा हूँ, मान लीजिए अगर मुझे पकड़ लिया तो कहानी क्या रहेगा। तो तभी उनको, जो वहाँ के एक एमएनए थे या शायद आवामी लीग के एक लीडर थे, उन्होंने कहा कि चलिए आप ये नाम आप ले लीजिए कि प्रोफेसर अली। हाँ, प्रोफेसर अली। वो जो थे साथ में, वो कोई आई थिंक ओबेदुल्ला मजुमदार करके, ये चेक कर लीजिएगा, जो कि चिटागोंग में कॉलेज के प्रिंसिपल भी थे। तो उन्होंने बोला कि अगर होगा तो मैं कहूँगा कि आप प्रोफेसर अली है, आप सो एंड सो सब्जेक्ट पढ़ाते हैं और आप शिक्षक हैं हमारे कॉलेज में, और हम कुछ काम से जा रहे हैं। क्योंकि देखिए वहाँ पर तो वो नहीं था कि वो बॉर्डर पार करेंगे, किसी जीप में बैठेंगे और चल जाएंगे। बॉर्डर पार करके उनको मिला साइकिल रिक्शा।
अब वही जो बॉर्डर पार किया उन्होंने, उनका श्रीनगर में जो कैंप था, उस कैंप से लेके जो ट्रंक रोड है वो मैंने देखा बिल्कुल आमने सामने दिखता है, ठीक है। अच्छा। तो मतलब ये 200-300 मीटर की दूरी होगी, ठीक है। वहीं कोई रोड नहीं था, वहाँ खेत था, ऐसे मैदान था, ठीक है, एक तालाब है। तो वही जो उन्होंने कनेक्शन किया था बाद में ऑपरेशंस के लिए, वही रोड उनके नाम पे बाद में किया गया था। फिर प्रोफेसर अली गए वहाँ पर और इन लोग को थोड़ा सा आइडिया दिया कि कैसे अटैक फॉर्मेशन कैसे करे वो, क्योंकि ये लोग तो डिफेंसिव फॉर्मेशन में बैठे हुए थे ब्रिज पे, ठीक है। तो इनको कैसे फ्लश आउट किया जाए, और उनको बोला कि आप इनको बेसिकली आप अटैक मत करो, क्योंकि आपके पास भी नंबर कम है। वो लोग 6 थे, उनके पास बंदूक भी उतनी ही थे, और वो देखिए रेगुलर आर्मी के साथ लड़ने लायक नहीं थे वो, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि आप पोजीशन होल्ड करो और वेट करो, क्योंकि उनका पानी भी खत्म होगा, खाना भी खत्म होगा। जैसे ही वो निकलेंगे तब उनके ऊपर आक्रमण करो, क्योंकि वो कॉर्नर हो जाएंगे, तभी वो सरेंडर करेंगे। और वही हुआ। तो ये फर्स्ट ऑपरेशन था उनके वहाँ से, जहाँ पर एक इंडियन ऑफिसर ने डायरेक्टली सपोर्ट किया, सर्विंग इंडियन ऑफिसर, हाँ, जिन्होंने मतलब मदद किया और हेल्प किया ईस्ट पाकिस्तान को, मतलब ईस्ट पाकिस्तानी किसी फोर्स को। वैसे तो देखिए अराउंड द कंट्री उसी दिन, मतलब पूरा ईस्ट पाकिस्तान में ऑलरेडी रिबेलियन स्टार्ट हो चुका था। हर जगह कोई ना कोई जो चीज़ किसी को पता नहीं था। मान लीजिए आप वो त्रिपुरा में थे, मतलब उस शोभापुर उस जगह पे थे, वहाँ हो रहा है, लेकिन चिटागोंग में भी वहाँ पर फुल स्केल फाइटिंग चल रहा है। तो ये कैप्टन अली बनने का इनका जो था, कैप्टन अली उसके बाद तो काफ़ी ऑपरेशंस किए, और वो आपने उस गांव के का जिक्र किया, और वहाँ पे उन्होंने मार भी दिया। वो उनके पास जो भी गोलियां थी उससे वो जब पानी वानी लेने के लिए वो गए तो उनको पाकिस्तान वालों को मार भी दिया। बिल्कुल। लेकिन इसमें वो कहानी है कैप्टन अली बनने की, बहुत ऑपरेशन के। सबसे इंटरेस्टिंग रोल जो था बीएसएफ का वो था कि किस तरीके से उन्होंने स्ट्रेटेजिक ब्रिजेस जो थे, जो रोड ब्रिज हुआ, रेल का ब्रिज हुआ, वो सारे उन्होंने अटैक करना शुरू किया। उसके बारे में थोड़ा बताइए कि ये जो सैंक्शन था और उसकी प्रिपरेशन थी वो, क्योंकि उनके पास तो वो सब था नहीं, इंजीनियर्स बुलाने पड़े मध्य प्रदेश से, किस तरीके से ब्लास्ट करना चाहिए, किस तरीके से ब्रिज को हटाना चाहिए, ताकि जो पाकिस्तान आर्मी जो बढ़ रही थी ढाका से निकल के अलग अलग एरियाज में जा रही थी, वो वहाँ तक ना पहुँच पाए। देखिए वहाँ पर इसका प्लानिंग जितना ये जो ब्रिज का और डेमोलिशन का जो है पूरा जो मिशंस चले, उसका प्लानिंग सिर्फ मध्य प्रदेश में नहीं हुआ। और मध्य प्रदेश पे भी मैं आता हूँ, क्यों मध्य प्रदेश बोल रहा हूँ, बट आई मीन मध्य प्रदेश और बांग्लादेश, दिल्ली, ये सब तो तीन अलग जगह है। बिल्कुल। अब दिल्ली तो देखिए राजधानी है, तो ज़्यादातर प्लानिंग यहीं पर हुई। और उस टाइम प्लानिंग में देखिए सिक्योरिटी चीफ जितने थे वो लोग मोस्टली इन्वॉल्व थे, राइट। तो मतलब आपके काऊ साहब भी उसमें इन्वॉल्व थे स्ट्रैटेजी में, क्या रॉ होगा। के चीफ जी, रॉ के आपके फाउंडर चीफ, फाउंडिंग चीफ। एंड वो जो रुस्तम जी, जो हमारे बीएसएफ के एफ रुस्तम जी, जो बीएसएफ के डीजी थे, वो दोनों बड़े क्लोज थे, ठीक है, और बड़े अच्छे दोस्त थे, क्योंकि दोनों एक टाइम पे आईबी में एक साथ उन्होंने सर्व किया था। बिकॉज आईबी और रॉ जब दोनों अलग हुए, उसके पहले सिर्फ एक ही था, इंटेलिजेंस ब्यूरो, तो दोनों उसी में एक साथ सर्व करते थे। प्लस दोनों पुराने इंपीरियल पुलिस के ऑफिसर्स थे, मतलब पुलिस ऑफिसर थे बिफोर इंडिपेंडेंस, ठीक है। तो उनकी पुरानी दोस्ती थी, तो दोस्ती एकदम चली थी आगे तक। और दोनों नए फोर्सेस के, मतलब नए सर्विसेज के वो लोग डायरेक्टर्स भी थे। और तो प्लस काओ साहब, बिकॉज रॉ और ये एक्सटर्नल मामला था, तो ऑटोमेटिकली वो होंगे ही उसमें, वो भी थे। बट डिफेंस चीफ्स भी थे, ये सब के बेसिक प्लानिंग में तो कई सारे लोग थे। बट ये ऑपरेशनल पूरा कि क्या होगा एक्चुअली ग्राउंड पे, ये चीज़ पूरी की पूरी एकदम बीएसएफ के पास थी। तो दिल्ली में प्लानिंग हुई, तो उन्होंने किसको निकाला, ब्रिगेडियर बीसी पांडे, जो कि बहुत ही पुराने इंडियन आर्मी के ऑफिसर थे, बहुत ही काबिल ऑफिसर थे। एक और है जिनका भी मैं जिक्र करूँगा कि इंडिया के जो स्पेशल फोर्सेस जिसको हम लोग कहते हैं इंडियन आर्मी के, उनके जो फाउंडर है कर्नल मेघ सिंह, ब्रिगेडियर पांडे, जैसे ब्रिगेडियर पांडे हेड थे ऑफ बीएसएफ के अकेडमी टेकनपुर ग्वालियर में, जो कि मध्य प्रदेश का लिंक है। तो ब्रिगेडियर बीसी पांडे उसके डायरेक्टर साहब थे।
प्लस उनका आर्मी का बहुत ही पुराना मतलब वेल नोन ऑफिसर थे, बहुत ही वेल डेकोरेटेड रिकग्नाइज्ड ऑफिसर थे, कैपेबल ऑफिसर थे। सिमिलरली कर्नल मेघ सिंह भी थे, कई सारे ऐसे ऑफिसर थे, मैं एक दो नाम ही ले रहा हूँ। तो ब्रिगेडियर पांडे को भी उनको दिया गया था कि आप त्रिपुरा से जो है ऑपरेशंस वो डायरेक्टली खुद ही कर रहे थे, और इनका प्लानिंग वहाँ पर बैठ के हुआ था, दिल्ली में बैठ के हुआ था पहले। तो इन्होंने क्या किया कि एग्जिस्टिंग जो फॉर्मेशंस थे त्रिपुरा में, उनको उन्होंने डिस्टर्ब नहीं किया। उनको उन्होंने बोला कि आप लोग सपोर्ट रोल में रहेंगे, लोकल लॉजिस्टिक्स में रहेंगे और हमारे साथ मिशन भी करेंगे, बट हमें एक कोर टीम चाहिए जो कि एक्सक्लूसिवली ही ये मिशंस करेंगे। और बीएसएफ के जो कमांडर्स थे, आप याद रखिए, वो सब यंग बंदे हैं, उनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, उनके जो इंस्ट्रक्टर्स थे बीएसएफ अकेडमी में, जैसे कि मैंने नाम लिया है लीलाराम राणा, ठीक है, कैप्टन शर्मा, ठीक है, इन लोग को इन्होंने वहाँ से टेकनपुर से लाए। हाँ, वो रॉ के प्लेन में ही आए, मतलब पहले तो दिल्ली में आ गए और फिर जब टेकनपुर से गए तो रॉ का प्लेन उनको ले गया वहाँ पर। इनफैक्ट 2 प्लेन एक साथ उड़े थे और एक लैंड नहीं कर पाया बिकॉज वहाँ लैंडिंग डिफिकल्टी हो रहा था। वो आई थिंक या तो शायद असम में, शायद नहीं, मेघालय पे वो वापस गया था और वहाँ लैंड किया था। फिर अगले दिन गया, पहला वाला प्लेन गया और फर्स्ट दिन से पहुंचते ही वो लोग बैठ के बम बना के एकदम उड़ाने लग गए। यस, उड़ाने लग गए। 1 अप्रैल से ही स्टार्ट हो गया उनका। और इसमें जो खुसरो रुस्तम जी हैं, जो डायरेक्टर थे बीएसएफ के, उनका भी एक इंटरेस्टिंग कहानी है कि उन्होंने जो गब्बर सिंह जो है, शोले मूवी के गब्बर सिंह पे जो मूवी बनी, उस गब्बर सिंह को भी पकड़ने में मदद की थी। तो रुस्तम जी जब यहाँ पर आईबी से गए, वो आई थिंक डिप्टी डायरेक्टर थे शायद जब वो यहाँ से गए, और वो ही बिकेम इंडिया के कोई भी स्टेट का, उस टाइम आपको याद होगा कि डायरेक्टर जनरल नहीं हुआ करते थे, पुलिस के इंस्पेक्टर जनरल हुआ करते थे, वो हाईएस्ट रैंक था। तो आई थिंक वो शायद सबसे यंगेस्ट आईजी थे उस टाइम। अच्छा, मध्य प्रदेश का आईजी थे। तो उनका पहला मिशन यही था, और ये आई थिंक आईजी बनने के पहले ही जब वो गए, उनका पहला मिशन यही था कि चंबल से डकैती खत्म करना है, सो उसी करके वो सबसे दहशत फैलाने वाला डकैत उस टाइम गब्बर सिंह था, जो कि पहले बाद उसका नाम ही गब्बर सिंह था क्या? नाम ही गब्बर सिंह था। अच्छा। तो उन्होंने वो खत्म किया, उसके बाद देखिए वो फिर उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिला कि बड़े गब्बर को पाकिस्तान को या खान ठिकाने लगा, उनको ठिकाने। और इसमें ये है कि कितना जबरदस्त था स्पाई नेटवर्क जो एक बोला जाता है, हालांकि उसका पता नहीं क्या है, उस पे आएंगे। खैर अभी मैं चाहता हूँ कि थोड़ी और बिल्कुल एक पुराना जो स्पाई चीफ थे, हाँ, उस टाइम के, यहाँ पर नोएडा में आपके स्टूडियो के पास ही रहते हैं, चतुर्वेदी साहब, आईजी होकर रिटायर किए, आर्मी भी सर्व किया, एंड ये इस वॉर के दौरान उन्होंने ऑपरेशंस भी किए, और कई दिन तक वो बीएसएफ का जो मेन हेडक्वार्टर्स उस टाइम लोकली ऑपरेशनल हेडक्वार्टर्स मान लीजिए बंगाल बन गया था, क्योंकि वो सारे आवामी लीग लीडर्स और बांग्लादेश का जो गुप्त गवर्नमेंट, एग्जाइल गवर्नमेंट, वो तो वहीं थी। तो एक सेफ हाउस में, बीएसएफ का सेफ हाउस, तो उसी के बगल में वो काम करते थे, एंड काफ़ी सीनियर इंटेलिजेंस ऑपरेटिव थे बीएसएफ के। तो मतलब ये कहना कि जो हमारी तरफ से युद्ध जो है 13 दिन का नहीं था, नहीं, वो तो 9 महीने का, और उसमें प्राइम मिनिस्टर से लेके हर एक एजेंसी, रॉ, आईबी और आपके बीएसएफ तो था ही, आर्मी, सब इसमें शामिल थे। एब्सोल्युटली, मतलब हर ऊपर से डायरेक्शन था कि हमको करना है। और ये तो जो इंदिरा गांधी हैं वो तो चाहते थे कि मार्च में ही ऑफिशियल वॉर हो, लेकिन फिर उसके बाद श्याम मानेकशॉ ने ये बोला कि नहीं, अभी नहीं हो सकता। बिल्कुल, देखिए ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ आपने कहा है, बिकॉज ये जो मानेकशॉ साहब थे, आप मान लीजिए, वो अभी मान लीजिए हम रिकॉर्ड शायद अभी पढ़ रहे हैं, बट ये तो रिकॉर्डेड है। उन्होंने कहा था, मतलब पहले भी लोगों ने लिखा है ये चीज़, कि मानेकशॉ साहब ने बोला कि नहीं, अभी युद्ध पे नहीं जा सकते, मुझे तैयारी चाहिए, मुझे सिचुएशन एमिनेबल करना होगा, बिकॉज एक युद्ध बहुत बड़ी चीज़ होती है। ये आज के दिन में देखिए, वर्स्ट कम्स टू वर्स्ट सिचुएशन, आपके पास एक बटन है, आप दबा सकते हो। वो मतलब, हालांकि ये बात भी है कि वो बटन दबाने के लिए भी बहुत कुछ तैयारी करनी पड़ती है, बहुत ओकेज, अप्रूवल, सबके साथ सब कुछ डिस्कशन करना पड़ता है। बट ये देखिए, एक आर्मी चीफ खड़े होकर बोल सकता है,
बोल सकता था। अभी का मैं कह नहीं सकता हूँ कि क्या है, बिकॉज मुझे आज का रियलिटी मुझे पता नहीं है, बट उस टाइम ये कमेंडेबल चीज़ है कि आर्मी एज एन इंस्टीट्यूशन, वो चीफ बोल रहा है कि नहीं, मुझे रियलिटी में मुझे इतना टाइम चाहिए प्रिपेयर करने में, और मुझे ये सिचुएशन चाहिए। बट इनको ये भी पता है, सिक्योरिटी चीफ्स को, प्राइम मिनिस्टर को, सबको, कि हमें अभी मदद देनी पड़ेगी। तो अगर मुझे अभी मदद करना है तो उसके लिए क्या चाहिए? सो मेरे पास, और रुस्तम जी तो एकदम तैयार है कि हम तो अभी करेंगे। बिकॉज देखिए, सबको एक चीज़ पता था, इट इज़ नॉट कि पाकिस्तान को हराना है, इट इज़ नॉट कि पाकिस्तान को दो टुकड़े करना है। देखिए, वो प्रैक्टिकली तो यस, वो पॉलिटिकल है, डेफिनेटली वो रीज़न तो है ही, बट एक ये रुस्तम जी के बारे में हो, या चाहे जितने मैंने ऑफिसर से मिला हूँ, रुस्तम जी का जो मैंने पढ़ा है, सबका एक ही मोटिव था कि इंसानियत के नाम पे हमें बचाना है जिन लोगों को ऐसे खुले आम मतलब कत्ल किया जा रहा है, और बेरहमी से। इस चीज़ के लिए तो आई थिंक मतलब उनका रोल तो, और सिर्फ ये नहीं है कि जैसे पूरी स्टेट का उसमें इन्वॉल्वमेंट था। जिस तरीके से आप देखें कि डिप्लोमेट्स जो थे बाहर भी, एक तो उनका एक रोल ये था कि जो बांग्लादेशी ओरिजिन के, जो बंगाली पाकिस्तानी डिप्लोमेटिक कोर में जो लोग हैं बाहर मिशंस में, उनको डिफेक्ट कराना। वो एक इंटरेस्टिंग कहानी है कि किस तरीके से कलकत्ता में डिफेक्शन हुआ, पूरे मतलब झंडा बदल दिया फिर। वो तो है ही सबसे, आई मीन सबसे बड़ा डिफेक्शन है, क्योंकि डिफेक्शन सिर्फ ये नहीं कि हम लोग दोनों ऑफिसर और हम लोग उठ के चले गए, वो तो पूरा बिल्डिंग ही पलट दिया उन्होंने। हाँ, पाकिस्तान का झंडा लगा था, पाकिस्तान की एम्बेसी, क्या मतलब उसको एम्बेसी नहीं बोलते, लेकिन डेप्यूटी हाई कमीशन था, डेप्यूटी हाई कमीशन था। हाँ, तो वो पूरे उसमें ज़्यादातर जो लोग थे वो बंगाली थे। यस। एंड इसमें एक्चुअली ये इंटरेस्टिंग कहानी है, आई गेस 50 साल बाद है, उसीलिए कहानी निकल के आ रही है कि इसमें प्राइम मिनिस्टर का सपोर्ट नहीं था एक्चुअली। हाँ, वो उन्होंने डांट दिया था। हाँ, उन्होंने डांट दिया था कि आप पागल हो गए हो क्या, आप क्या बोल रहे हो इस पे, तो मतलब बिकॉज अगर मान लीजिए आपको आपके आर्मी चीफ ने कह रहे हैं कि अभी युद्ध नहीं हो सकता, हम करेंगे बट अभी नहीं, लेकिन आप ऐसा कुछ काम कर रहे हो जो कि एक्ट ऑफ वॉर की तरह हो सकता है, यू नो। तो इन्होंने ऑफ कोर्स इन्होंने जैसे प्लान किया, और फाइनली इसको जैसे इन्होंने इसको मतलब किया था, ऑपरेशन ही है, इंटेलिजेंस ऑपरेशन है ये। इसको बहुत प्लान करके, सीक्रेट मीटिंग्स करके, बिकॉज सी बाय द टाइम जब अप्रैल है, बिकॉज उस टाइम सारे जितने बांग्लादेश में अवामी लीग के लीडर्स जो है, वो लोग सारे अभी बॉर्डर पार करके आने लग गए हैं, और उसी टाइम बीएसएफ पैरेलली इसका भी तैयारी कर रही थी, उनको हेल्प कर रही थी, जैसे उनका संविधान बनाने के लिए। पहले जो संविधान है बांग्लादेश का, वो दिल्ली में बनी। हाँ, वो भी एक बीएसएफ के जो लीगल एडवाइजर थे यहाँ पर, हाँ, लेफ्टिनेंट कर्नल बेंस करके, हाँ, उन्होंने मदद किया था, ठीक है। अच्छा, फ्लैग का तो वैसे देखिए उनका ये सब चीज़ें बना हुआ था, वो तो बांग्लादेश ने इंडिपेंडेंटली बनाया, बट मदद किया था उन्होंने, चूज़ किया सोनार बांग्ला कि ये उनका नेशनल एंथम होगा। तो ये सब चीज़ में बीएसएफ ने काफ़ी हेल्प किया था उस टाइम। तो उस टाइम तैयारी हो रही थी कि वो शपथ ग्रहण करेंगे, ठीक है। तो एक वो भी करना है। अच्छा, अगर वो करना है तो उनको करना था कि भाई हम इंडिया में नहीं कराएंगे, हम बांग्लादेश के सॉइल में कराएंगे। तो कहीं पर एक लिबरेटेड जोन था बंगाल से, जहाँ वो लोग गए सारे रिपोर्टर्स को इकट्ठा करके, तो इतना बड़ा तामझाम से उनको कराना था ये चीज़, और पूरा सीक्रेटली करना है, ताकि कोई आके अटैक ना कर दे, कोई आके उसको खराब ना कर दे, राइट। तो उसके साथ साथ उनको ये भी प्लान करना था कि हम ये जो डिप्लोमेटिक इंस्टीट्यूशन है, अगर हम लोग इसको स्विच करा सकते हैं, तब तो ये बहुत बड़ी सी विन है, इंटरनेशनल। यस। और जिसके लिए इन्होंने जो गोलक मजुमदार, जो इंस्पेक्टर जनरल थे बंगाल बीएसएफ बंगाल के उस टाइम, और बाद में इनफैक्ट इंस्पेक्टर जनरल वो बंगाल पुलिस के भी वो चीफ बने, और बिकॉज वो बंगाल में थे आईपीएस ऑफिसर, तो उनका नेटवर्क बड़ा अच्छा था इंटेलिजेंस का वहाँ पर। तो उन्होंने सीक्रेटली कई सारे मीटिंग्स खुद ही करते थे, वो शाम को यूनिफॉर्म छोड़ के। एंड उस टाइम नक्सल का भी काफ़ी सारा हंगामा था कलकत्ता में, तो शाम को ज़्यादा लोग निकलते नहीं थे। तो इन्होंने एक होटल में फ़िक्स किया एक दोस्त के ज़रिए
कि भाई यहाँ पर हम लोग रेस्टोरेंट में मिलेंगे, और वहाँ पर 2-3 रेस्टोरेंट थे जहाँ पर वो जाके वो जो डिप्टी हाई कमिश्नर थे उन साहब से मिले और उनको होटल ही पूरा खाली करा देते थे। हाँ, होटल खाली करा देते थे। वहाँ पर उनके एक आधा जो है इमीडिएट सिक्योरिटी के जो थे वो लोग आके थोड़ा गार्ड रखते थे या इंटेलिजेंस ऑपरेटिव रहते थे, बट वो इतना निर्भय आदमी थे कि वो बिना सिक्योरिटी के चले जाते थे। सोचिए, मतलब अगर जो कलकत्ता पुलिस में खुद रहा है वो नक्सल का टारगेट भी बन सकता है, बट उनका था कि मुझे ये कराना है, तो सीक्रेट मीटिंग्स करके फिर तो खुद भी वो वॉच करने के लिए, इमेजिन आप सोचिए, जो बीएसएफ के डीजी, जब ये मिशन हो रहा है इंटेलिजेंस ऑपरेशन, बीएसएफ के डीजी भी खुद वहाँ पर है, और बीएसएफ के जो आईजी साहब है वो भी है, बीएसएफ के जो मतलब बंगाल के, और बीएसएफ के इंटेलिजेंस के जो आईजी है वो अभी वहाँ पर मौजूद है। एंड वैसे वो फ्लैग तो खुद ही नीचे आ गई कि वो तूफान आया तो फ्लैग गिर गई। हाँ, तो लगाने में आसानी हुई बांग्लादेश का फ्लैग। Yes, पूरा का पूरा डिप्लोमेटिक स्टाफ ही स्विच कर दिया फ्रॉम पाकिस्तान टू बांग्लादेश। और ये इतनी बड़ी विन थी। और उसके बाद ये देखिए ना कि बाहर जो मिशन थे इंडिया के, वो भी एक अलग उसमें, हालांकि इसमें इतना कवर नहीं है, बट कंसर्ट्स कराना यूएस में। देखिए एक चीज जो मैंने हल्के से जिक्र किया है, बट देखिए बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स होते हैं जिनको हम लोग रिकग्नाइज नहीं करते, बट हमें करना चाहिए। जैसे कि इसमें जब जो फाइनेंस सेक्रेटरी थे उन दिनों, हाँ, उन्होंने भी बड़ा मदद किया था। बिकॉज देखिए डिप्लोमेटिक मिशन अगर स्विच करते हैं, देखिए बहुत सारे प्रैक्टिकल कंसिडरेशंस भी होते हैं। वो रह रहे यहाँ पर दूसरे फॉरेन देश में, उनके फैमिलीज भी है, जो स्टाफ काम कर रहे हैं उनके भी फैमिलीज है, उनको अपना वो कैसे गुजारा करेंगे। स्विच तो कर लिया, पैसा कौन देगा? बिकॉज आपको पता नहीं ना कि हमें आज पता है कि 9 महीने में हो गया, मान लीजिए अगर 9 साल लगता है तो कौन देता है उनका पैसा? वो तो एक फाइट हो जाता है। तो उन्होंने बोला कि बट हम चलाएंगे कैसे, मेरे पास इतने स्टाफ है, उनके फैमिलीज है, वो देखना पड़ेगा। तो फाइनेंस सेक्रेटरी ने उनको मदद कर दिया, बोला कि आप करो। बैंकिंग सेक्रेटरी ने बोला कि हम इनका अकाउंट फ्रीज कर देंगे और वो आपको हम दे देंगे। हाँ, जो पाकिस्तान का जो पैसा आता था करेंसी, हाँ, वो फ्रीज कर दिया और इनको पैसा दे दिया। यस। तो मतलब ये देखिए कि हर एक इंस्टीट्यूशन स्टेट का इन्वॉल्व था। एब्सोल्युटली, एंड क्वाइटली, किसी को पता ही नहीं चला, जिसके लिए ये जो क्वाइटली था और ये जो रोल है, उसीलिए मैंने देखिए इंडिया सीक्रेट वॉर मैंने नाम दिया है। बिकॉज पूरा इंडिया इसमें मौजूद है। इंडिया के लोग, अगर आप त्रिपुरा में जाओगे तो त्रिपुरा का स्टेट म्यूजियम का मैंने जिक्र किया है, जो आगरतला शहर में है। आप वहाँ जाओगे तो आपको समझ में आएगा कि आगरतला के लोग, त्रिपुरा के लोग कितना सपोर्ट कर रहे थे। ये किताब में भी मैंने लिखा है स्पेसिफिक इंस्टेंसेस। अच्छा, कोई कहाँ आ रहा है वहाँ पर, देखिए जो हर बॉर्डर के साथ हर गांव में वहाँ से लोग पार करके आ रहे हैं। उस टाइम तो ये डिफाइंड एंट्री पॉइंट नहीं थे ना, उस टाइम फेंस नहीं था। तो जिसको जहाँ से जगह मिला है, मेरा एक दोस्त है, उसकी मदर 71 में वहाँ से वो क्रॉस करके आ गई। उसका एक्चुअली यहाँ पर भी घर था, बांग्लादेश में भी घर था। तो उस टाइम बिकॉज उसके मदर का मतलब मायके वहाँ पर है, बट वो हस्बैंड यहाँ पर थे, मतलब मेरे दोस्त के फादर यहाँ पर थे, तो उनको यहाँ आना था। तो उस टाइम उसकी बड़ी बहन उसकी माँ के मतलब पेट में थी। वो हाँ, वो आई थिंक 6 या 7 महीने प्रेग्नेंट थी। उसी में वो पैदल पूरा ढाका से राजशाही वगैरह होके पूरा घूम के आ गई वो। तो जहाँ से भी आदमी को जगह मिलता था वो ऐसे घुस के कैसे भी आ जाते थे, पैदल आते थे, चप्पल पहन के। आज आप बोलो किसी बॉर्डर पार करने या डिफिकल्ट जगह में, तो वो जाएगा पहले जाके वुडलैंड्स के जूता खरीदेगा, डिकैथलॉन से बैग लेगा, फिर निकलेगा, बट वहाँ पर उस टाइम ऐसा कुछ नहीं था। पैदल सडनली वो हुआ कि अभी चलना है, जो चप्पल जो कपड़ा पहना है उसी को पहन के, क्योंकि डर इतना था कि पकड़े गए तो मार ही देंगे। बहुत ज़्यादा, क्या करेंगे आपको नहीं पता। तो बिकॉज ये आप कहीं से भी बॉर्डर पार कर रहे हो, तो जितने इंडियन सिटीजन्स भी थे इसे बॉर्डर के गांव में, वो लोग बड़े हेल्प कर रहे थे। जो एक रेफ्यूजी कैंप था वहाँ पर सब कुछ डायरेक्ट करना, लोगों को मदद करना, खाना पहुँचाना, खाना बनाना, ये सब कहाँ से हो रहा था? हाँ, क्योंकि उस टाइम पे हमारे भी तो लिमिटेड रिसोर्सेज थे। हर किसी को अब देखिए ना, 1 करोड़ लोग आए हैं, उनको सिर्फ ऐसा नहीं है, हो सकता है कि सिर्फ आर्मी ने खाना खिलाया हो या कैंप्स में लोगों ने बहुत मदद की होगी। बिल्कुल। एंड हर स्टेट में अल्टीमेटली ये तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। देखिए बीएसएफ तो बॉर्डर गार्ड कर सकती है। अब
बीएसएफ तो रेफ्यूजी कैंप चलाना भी मुश्किल है। हाँ, सिक्योरिटी का पर्पस से वो सब करते थे। देखिए, जो ये मुक्ति वाहिनी की हम लोग बात कर रहे थे, जो बांग्लादेश का जो गेरिला जो आर्मी था, आप बोल सकते हो इन अ वे, उसको भी ट्रेन भी किया था। सिर्फ ट्रेन ही नहीं, वो जो इन्होंने बीएसएफ के साथ ऑपरेशंस किया, वो छोड़ के भी वो लोग आते जाते थे। उनको कलकत्ता में भी करना था, प्लस जो इंडिया में और भी सिटीज़ थे, वो बांग्लादेश ईस्ट पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ, उसमें भी उनको जाके अपने लीडर्स से मिलने होते थे, अपने कमांडर्स होते थे, अलग अलग काम होता था। तो वो जो इन आउट करते थे, वो ऐसे नहीं होता था कि कोई भी आ गया कोई भी निकल गया, ऐसे नहीं। एक तो मुक्ति वाहिनी के कैंप्स, बीएसएफ के कैंप्स के साथ थे, प्लस जो भी ऑपरेटिव इन आउट हो रहा था उन सबको कार्ड्स, अगर आप ढाका में उनका मुक्ति युद्ध जादूगर है, मतलब मुक्ति लिबरेशन म्यूजियम है, लिबरेशन वॉर म्यूजियम, उसमें भी आपको सारे मिल जाएंगे। सबके जो आईडी कार्ड इशू होते थे, उसमें आपका क्या रोल है, कहाँ पर है आप, किसको आप रिपोर्ट करते हो, कौन से स्पेसिफिक टीम में हो आप। अच्छा। तो ये सब चीज़ बीएसएफ भी मॉनिटर करती थी, कौन आ रहा जा रहा है। नहीं तो आपको नहीं पता ना कौन आ रहा है, कौन क्या स्पाई है, क्या है। हाँ, क्योंकि ये तो बहुत बड़ा एक डाउट होगा कि कहीं ना कहीं कोई पाकिस्तानी स्पाई आ जाए उनके साथ। सिर्फ पाकिस्तानी स्पाई भी, प्लस देखिए देश में जैसे फ्रीडम फाइटर होते हैं, हाँ, वैसे देश में गद्दार भी होते हैं। तो बिल्कुल। और एक जगह आपने बताया भी है कि किस तरीके से एक ब्रिज को जब ये तोड़ने के लिए गए, डेमोलिशन करने के लिए गए, तो वहाँ पे जो कुछ पाकिस्तानी सिंपैथी वाले लोग थे, शायद नॉन बंगाली होंगे, वो उकसा रहे थे गांव वाले लोगों को कि इस रोड को मत तोड़ो। और वहाँ पे फिर वो काफ़ी मतलब तनावपूर्ण भी माहौल हो गया था। यस, वो भी है कि एक तो उकसाने वाले भी लोग थे इस तरह के जो प्रो पाकिस्तान थे। अब देखिए, प्रो पाकिस्तान होने के लिए भी बंगालियों में भी बहुत कारण थे। सिर्फ ये नहीं कि हम पाकिस्तान को अपना देश मानते, सिर्फ वही नहीं, एक डर भी है। एक देखिए, आप एक छोटी सी जगह, वो तो सोशल मीडिया का दिन नहीं था, आपको पता ही नहीं कि ढाका में क्या हो रहा है, दिल्ली में क्या हो रहा है, सिलेट में क्या हो रहा है, मेमनसिंह में उनके लिए तो अभी भी पाकिस्तान देश ही था। बिल्कुल। तो वो एक लॉयल्टी भी और थी। आर्मी के साथ मैं लड़ाई करूंगा, जैसे दूसरे गांव में हुआ वो मेरे साथ भी होगा, वो आके मुझे खत्म कर देंगे। कई सारे रीजंस है। और मतलब गुस्सा इतना था लोगों में, जिस तरीके से हमने बात की कि किस तरीके से वो रेप करते थे। और यस, प्लस एक और चीज आप सोचिए, इंडिया से जितने लोग गए ऑपरेशन करने के लिए, सभी बंगाली नहीं थे। हाँ बिल्कुल। तो बहुत सारे लोग थे। तो अब पंजाब से भी लोग थे, यूपी से भी लोग थे। ये जैसे मैंने चतुर्वेदी साहब का वो बहुत इंटरेस्टिंग है। हाँ, तो उनको भी लगा था कि ये शायद पंजाबी है, तो ये हो सकता है ये पाकिस्तानी स्पाई है। हाँ, तो सिमिलरली उस टाइम भी लोगों का शक था, क्योंकि इन लोगों को देखा नहीं कभी पहले। तो बोला कि नहीं, तब तुम नहीं कर सकते ऑपरेशन। बोला कि कैप्टन अली कहाँ पर है, तो कैप्टन अली को बुलाओ। कैप्टन अली आए, उससे भी वो नहीं माने। फिर खुद जियाउर रहमान भी आए, जो कि उधर सेक्टर कमांडर थे, जो बाद में प्रेसिडेंट बने थे। यस, जो कू करके थे। यस, इनफैक्ट मेजर जियाउर, उस टाइम मेजर थे वो, मेजर जियाउर रहमान, उन्होंने ही घोष साहब को, जो प्रोफेसर अली थे, उनको कैप्टन अली उपाधि देने वाले वही थे। कि प्रोफेसर तो नहीं है किसी एंगल से। प्रोफेसर तो नहीं है, कोई मानेगा नहीं ये प्रोफेसर है। और वो फर्स्ट इंडिया का जो पहला, मतलब ये रिकॉर्डेड है कि पहला जो वेपन गया एंड ऑफ मार्च में ही, हाँ, जो जियाउर रहमान के पास दिया गया था, एक मोटार और उसके जो रॉकेट्स, वो पहला कैप्टन अली ही डिलीवर किए थे जियाउर रहमान के एक फोर्स को। ये रॉकेट वाली कहानी भी इंटरेस्टिंग है कि किस तरीके से इनके पास तो बीएसएफ बहुत नई फौज थी, ना उनके पास पैसा था इतना, ना उनके पास बजट था, और रॉकेट्स मोटर्स तो ये थे ही नहीं। तो वो आर्मी से लोन वगैरह लेना, या फिर उन्होंने डिसाइड किया रुस्तम जी ने कि हम अपने खुद के रॉकेट बनाएंगे। और उसमें फिर विक्रम साराभाई, अब्दुल कलाम, इनका बहुत रोल था कि बीएसएफ के रॉकेट्स बनाने में। मैं बड़ा लकी था कि अभी पीछे जब मैं इस रिसर्च के दौरान मैं टेकनपुर गया, तो एक तो कागज़ वागज़ भी निकालने थे, लोगों से भी मिलना था। उसमें से मैं लकी हूँ कि एक रिटायर्ड आईजी साहब है, भटनागर साहब से मैं मिला। तो भटनागर साहब को उस टाइम रुस्तम जी ने रेस्पॉन्सिबिलिटी दिया था कि एक साइंस एंड टेक्निकल विंग बना था किसी और के अंडर, और भटनागर साहब को उसमें दिया गया था, उनको रोल दिया गया था। देखिए, बिकॉज बीएसएफ को
मैंने लिखा भी है कि बीएसएफ को हर चीज़ का फंड नहीं मिला था, इंक्लूडिंग रेडियोज़ का जो उनको बाहर से लाना था, और रॉकेट्स का। और रॉकेट्स का कारण भी था बिकॉज देखिए उस टाइम बॉर्डर पे, आप मानो या ना मानो, जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, कभी डिफेंस के लिए आपको ऑफेंसिव मेजर्स भी लेने होते हैं ना। एंड दैट मीन्स कि मतलब अगर आप मान लीजिए तलवार से लड़ाई कर रहे हो, सिर्फ तो आप ढाल लेके खड़े नहीं हो सकते हो। आप एक हाथ से ढाल पकड़ रहे हो, दूसरे हाथ से आप तलवार भी चलाओगे ना, तो रॉकेट भी तो मारना ही होगा आपको। बिल्कुल। तो उस टाइम वो टेक्नोलॉजी आ गई थी, बट इन्होंने मना कर दिया था जब फॉर्मेशन हुआ था। जो भी उस टाइम आई थिंक फाइनेंस मिनिस्टर थे शायद, या फाइनेंस सेक्रेटरी, उन्होंने ये चीज़ बजट पे उन्होंने ओके नहीं किया था। तो रुस्तम जी भी बोले कि ठीक है, मना किया, कोई बात नहीं, हम अपना बनाएंगे। हाँ। तो उन्होंने 2 टीम बनाई। एक से उन्होंने रॉकेट बनवाई, रेडियो बनवाई पहले, और दूसरे जब देखा कि रेडियो सक्सेसफुल हो गया, कि बीएसएफ का अपना रेडियो, और रेडियो का क्या इंपॉर्टेंस है, हाँ, ये आपको किताब में समझ में आ गया। बिल्कुल। क्योंकि कितने सारे अटैक हुआ करते थे, कि असॉल्ट अटैक जब हो रहा है, कि आप चाहे वो रजाकरों के कैंप पे हो या पाकिस्तान आर्मी के कैंप पे हो, सिर्फ आप फिजिकल अटैक ही नहीं कर रहे हैं, आपको वहाँ मोर्टार शेलिंग भी करना पड़ेगा। ताकि नहीं तो आप जा रहे हो अटैक करने के लिए, वो तो आपको गोली मार के उड़ा देंगे सबको, भारी कैजुअलिटीज होंगी, तो आपको मोर्टार्स भी करना होगा। ठीक है, सो रेडियोज इंपॉर्टेंट निकले बाद में। सिमिलरली इनको बनाना था अपने रॉकेट्स भी। तो रॉकेट के लिए अब इनको पता था कि किसके पास जा सकते हैं, भाई 2 स्टार है हमारे पास, कलाम साहब और साराभाई साहब, तो उनके पास भेज दिया। तो उन्होंने उनके साथ काम कर करके एंड वो शायद इंडिया का अपना बना हुआ पहला इतना लॉन्ग डिस्टेंस रॉकेट, मतलब इंडिजिनस कोई भी एटलीस्ट पैरामिलिट्री फोर्स के लिए तो एकदम फर्स्ट टाइम था। यस, एंड ये बीएसएफ का जो है साइंस एंड टेक्निकल विंग, वो सरवाइव कर गया है। वो अभी भी काफ़ी सारे चीज़ें बनाती है जो कि स्टेट पुलिस फोर्सेस को सप्लाई करती है। अच्छा। हाँ, जैसे कि ये जो स्मोक ग्रेनेड्स वगैरह भी होता है, टीयर गैस ग्रेनेड, तो उसके जो लॉन्चर्स होते हैं, सिंगल लॉन्चर हो सकता है, बैरल लॉन्चर हो सकता है, मल्टी लॉन्चर हो सकता है। अच्छा। तो वो सब भी प्लस और चीज़ें हैं, कई सारी चीज़ें, टेक्निकल चीज़ें। आपने जैसे रेडियो की बात की, रेडियो का जो रोल था इस रेवोल्यूशन में, लिबरेशन में बांग्लादेश की, वो बहुत इंपॉर्टेंट था। क्योंकि जो बांग्लादेश में रेडियो स्टेशंस थे वो तो सारे के सारे रिवोल्ट तो कर ही गए थे, सभी ने पाकिस्तान हटा दिया था अपने नाम में से, लेकिन कहीं ना कहीं कंट्रोल तो पाकिस्तानियों का था, डैमेज कर दिया या जो भी कुछ था उन पे अटैक किया। लेकिन जो चल रहे थे मेन रेडियो स्टेशंस, वो भारत से चल रहे थे बांग्लादेश के लिए। एक ही था, उसका नाम था स्वाधीन बांग्ला बेतार केंद्र। ओके, सो वो काफी पॉपुलर था मेरे ख्याल से, बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर थी। मैंने लिखा भी है ना, कि जिक्र किया कि जब मैंने पहले घर पे अपने माँ को कहा कि अरे ये रेडियो स्टेशन के बारे में आपको पता है, बोला अरे हाँ, ये प्रोग्राम हम लोग सुनते थे, ये था वो था, ये होता था वो। तो वो लोग न्यूज़ लगाते थे, सटायर लगाते थे, बहुत सारे कॉमेडी होता था, पेट्रियोटिक सॉन्ग्स होते थे, कल्चरल प्रोग्राम्स होते थे, एंड उससे स्पीचेस चलते थे। जैसे मैंने लिखा था कि जो कि उनका जो इन एग्जाइल जो प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम, ताजुद्दीन साहब, उनका जो पहला स्पीच था आई थिंक 11 अप्रैल को, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पीच था, बिकॉज वो पहला था कि कोई भी उनका इलेक्टेड लीडर खड़े होकर बोल रहा है कि भाई हम हैं और हम लड़ रहे हैं अलग से। देखिए वो उसका बहुत इंपॉर्टेंस होता है कि आदमी सुनना, भाई कोई तो है लीडर जो इसको ऑर्गेनाइज कर रहा है, वो। एंड सबको भरोसा, देखिए जितना भी हो, अल्टीमेटली आपने इलेक्ट किया लीडर को, आपको उस पर तो भरोसा होगा कि भाई गवर्नमेंट हमारे मतलब हमारे बेनिफिट के लिए सोचेगा। ये तो क्राइसिस सिचुएशन है, आपको सुनना ही है किसी का गला, तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया। तो वो तो बेचारे वो चिटागोंग में चला रहे थे 2-4 दिन रेडियो, और वहाँ भी इनफैक्ट जियाउर रहमानी था उस टाइम, बिकॉज चिटागोंग रिवोल्ट में वो वन ऑफ द लीडिंग ऑफिसर्स थे। तो जियाउर रहमानी बोला कि हाँ लगाओ, एंड पहला जो है प्रोक्लेमेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, जो मतलब ऑन एयर गया, जो पूरा वर्ल्ड ने सुना, बिकॉज एक विदेशी शिप ने उस ट्रांसमिशन को रिसीव किया बे ऑफ बंगाल से, और फिर भेजा, और आई थिंक ऑस्ट्रेलिया और एक और जापान से, दोनों जगह से उसको उन्होंने रिले किया था शायद, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, जापान भेजा है। एंड ये जो रेडियो स्टेशन ऑफ कोर्स उस टाइम चिटागोंग कुछ दिन के लिए लिबरेटेड था, तो बट पाकिस्तान आर्मी ऑफ कोर्स उनके पास बंदूकें ज़्यादा थी, गोलियां ज़्यादा थी, बम भी ज़्यादा थी, प्लेन भी थी, वो सब लेके उन्होंने उड़ा दिया उसको, वो
रेडियो स्टेशन को, तो ये लोग भागे। तो उनके पास उन दिनों, जैसे कि देखिए हम पॉडकास्ट कर रहे हैं अभी, तो बस एक माइक है, बाकी तो सारा टेक इक्विपमेंट है, ठीक है, कैमरा, एंड बाद में आप एडिट भी करोगे, एक लैपटॉप में भी चाहो तो आप कर सकते हो, ठीक है। बट उस टाइम तो भयंकर बड़ा वो वुडन कंसोल वगैरह, ये वो ट्रांसमीटर, दिस दैट, एंड इतना बड़ा इक्विपमेंट लेके भी क्या 1 किलोवाट या 10 किलोवाट का आपका ट्रांसमिशन हो सकता है, ठीक है। दैट इज मैंने रेंज बड़ा लिमिटेड होता है उसका। तो उसी को वो लोग उठा के कैसे वो लोग चल दिए, बॉर्डर पार के उनको किसी ने आइडिया दिया था, जो चीज़ हम लोग, कई लोगों के पास, हमारे पास वो गलत आइडिया होता है कि एक कहते हैं उसको कि नो मैन्स लैंड। एक्चुअली जहाँ पर बॉर्डर है वहाँ कोई नो मैन्स लैंड हो नहीं सकता है, क्योंकि बॉर्डर लाइन की तरह है। अगर आप देखोगे कभी बॉर्डर, जैसे बहुत जगह है, जैसे बंगाल में पेट्रापोल में आप जा सकते हो देखने के लिए, यहाँ वगा है, राजस्थान में भी 2-4 जगह जहाँ आप जा सकते हो बॉर्डर देखने। तो एक वाइट रंग का एक ऐसे एक कोन होता है, तो वो होता है बॉर्डर, इंटरनेशनल बाउंड्री। तो उसके इस पार इंडिया, उस पार ईस्ट पाकिस्तान, बीच में कोई लैंड, कोई फ्री नहीं है। जो आपको दिख रहा है, आपको फेंस दिख रहा है, फेंस बॉर्डर नहीं होता है। फेंस हमने हमारे तरफ से लगाया हुआ है, चाहे बांग्लादेश अपने साइड से फेंस लगा सकता है, लेकिन वो बॉर्डर से लेके फेंस तक वो भी बांग्लादेश का एरिया है, और बॉर्डर से लेके मेरे इंडियन फेंस तरफ के तक वो भी इंडियन लैंड है, राइट। सो वही जो जगह है, तो उन्होंने, किसी ने कहा था इन लोगों को कि आप चले जाओ वहाँ नो मैन्स लैंड से, वहाँ से आप लोग ट्रांसमिशन करोगे। यार कितने लोग सुनते, वो तो करना था उनको। और जैसे वो लोग बॉर्डर पार के, तो ये जो कैप्टन अली है, प्रोफेसर अली, मतलब असिस्टेंट कमांडेंट घोष, उनके जो सीनियर थे, जिनका नाम भी घोष था बट वो लेफ्टिनेंट कर्नल थे, उनको जैसे पता चला कि ऐसे आ गए रेडियो लेके, वो एकदम एक्साइटेड हुए, बोलते बुलाओ मेरे पास। वो अपने पास ले लिए, बट उन्होंने रुस्तम जी को खबर दिया, लेकिन लेफ्टिनेंट कर्नल घोष के पास वो रिसोर्सेज नहीं थे कि वो चला पाए, प्लस वो पूरा बिजी है, बिकॉज ये सारा चीज़ अप्रैल में ही हो रहा है। और अप्रैल में, जैसे मैंने लिखा है, पूरा अप्रैल और मई के बीचों बीच तक वो ब्रिगेडियर पांडे का जो डेमोलिशन क्रू था, वो लोग पूरा हर जगह से ऑपरेशन कर रहे हैं। उन्होंने कई सारे ऑपरेशन, मतलब मैंने तो नाम दिया है कई सारे जगहों का, जहाँ जहाँ ये लोग मतलब दूर दूर तक ट्रेन में जा रहे हैं, बस में जा रहे हैं, रिक्शा में जाके मतलब ब्रिज में बम लगा के उड़ा रहे, मतलब मतलब आप सोच रहे साइकिल रिक्शा में कोई लेके जा रहा है बम और बम लगा के वहां ब्रिज उड़ा रहे। एक बार तो ऐसे भी हुआ था कि बम लगा के जल्दी में आना था, बम लगा के आ गए तो वो उड़ा नहीं, वो टेढ़ा हो गया ब्रिज। हाँ, ब्रिज टेढ़ा हो गया। ऐसे भी है। हाँ, ये सब भी तो। फिर वो स्टेशन, रेडियो स्टेशन, वो बड़े वाला जो 500 किलोवाट या कितना, 550, वो फिर सरकार से मिला। पहले उन्होंने शॉर्ट वेव रेडियो लगाया वहाँ पर। प्लस देखिए उस टाइम ना शॉर्ट वेव का कम था, अभी भी देखिए शॉर्ट वेव कोई ज़्यादा सुनता नहीं है, तो शॉर्ट वेव का रेडियो से था नहीं उस टाइम। वो जैसे अभी FM है, वैसे AM चलता था ना, तो AM वाला जो मॉड्यूल था, वो उसी का उनको फ्रीक्वेंसी चाहिए था। फाइनली वो भी आया, तब जाके तो बेसिकली फर्स्ट 2 months वो लोग बेचारे भटकते रह गए। एक BSF का एक जो डिप्टी कमांडेंट साहब थे, तो डिप्टी कमांडेंट साहब को दे दिया कि चलो तुम ही चलाओ इसको, तो वो और 2-4 और BSF के लोग, वो लोग मतलब सोच लीजिए कि BSF के ऑपरेशन कई सारे चल रहे हैं, उसके बीच में भी ये और भी टॉप सीक्रेट ऑपरेशन। इसमें एक जो बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है वो ये है कि जब ये वॉर शुरू हो गई, दिसंबर लगभग आ गया था, नवंबर के आखिरी में पाकिस्तान ने डिसाइड किया कि भाई ये फुल ब्लॉन वॉर होना है। उनको पता चली गया था कि इंडिया सब जगह से कर रहा है उंगली, तो उन्होंने सोचा कि वेस्ट फ्रंट पे यहाँ पे जितने भी बेस हैं इंडिया के एयरफोर्स के, उनके जो एयरप्लेन्स हैं उनको हम उड़ा देंगे। तो ये मतलब हमारा याह्या खान प्रेसिडेंट के ऑफिस में हमारा स्पाई था, जिसने ये बता दिया कि ये लोग करने वाले हैं, और इंडियन एयरफोर्स ने वो सारे के सारे प्लेन अपने एयरबेस से हटा लिए और वहाँ पे डमीज रख दिए, और उन्होंने अटैक भी कर दिया। उन्होंने सोचा हमने पूरी इंडियन एयरफोर्स को ख़त्म कर दिया है, और वो खुश हो गए। तो देखिए ये एक कोई स्पाई था, ये कौन स्पाई है, अपेरेंटली काओ साहब के सिवाय कोई नहीं जानता था।
ठीक है, कोई नहीं जानता है अभी भी। तो काऊ साहब के जो मेमोइर्स है ना, जो वो लिख के गए अपना जीवनी, वो नेहरू मेमोरियल म्यूजियम में है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर्स, हाँ, लेकिन उसमें एक नाम चेंज हो गया उसका। हाँ सॉरी, प्राइम मिनिस्टर्स म्यूजियम, म्यूजियम। हाँ, उसमें जो है कि उसमें एक मोरेटोरियम है कि 2025 तक वो खुल नहीं सकते, जितना मुझे पता है, ठीक है। तो जब उनका खुलेगा तो इस पे और ज़्यादा रोशनी आ सकती है कि कौन था वो मोल, कैसे मिला, शायद लोगों का आशा है। बट इस पे 2 किताबें लिखी गई, बट उसमें थोड़ा सा फैक्ट शायद मिसिंग था जो मुझे इसमें पता चला। तो कहानी ऐसी है कि अश्विनी कुमार जी, जो आईजी वेस्टर्न फ्रंटियर थे बीएसएफ के, और आईजी पुलिस भी थे पंजाब के बाकी कुछ टाइम के लिए, और बाद में जो कि बीएसएफ के डीजीपी बने, मतलब वो बीएसएफ के सेकंड डीजी थे, तो वो भी इंपीरियल पुलिस का ऑफिसर थे। इंपीरियल पुलिस मतलब क्या है, जो आईपीएस थे ब्रिटिश के टाइम पे उसको आईपी कहा जाता था, इंपीरियल पुलिस। तो वो जस्ट आई थिंक इंडिपेंडेंस के कुछ 2-1 साल पहले ही शायद उन्होंने, आई थिंक 46 में शायद उन्होंने ज्वाइन किया था, मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्ट डेट। उस टाइम उनका जो ट्रेनिंग का एक पार्ट फगवाड़ा में हुआ था पंजाब में। तो फगवाड़े में जो उनके जो ट्रेनर थे, तो वो साहब जब बंटवारा हो गया देश का, तो वो साहब पाकिस्तान चले गए। अब जो था उस टाइम टच तो रहता ही था लोगों के साथ। अब हम वॉर के टाइम पे जब आते हैं, मतलब लिबरेशन वॉर के टाइम पे, ये जो सीक्रेट वॉर के टाइम पे, तो जैसे कि वहाँ पर जब स्टार्ट हो गया झमेला वमेला, तो बहुत सारे जितने वेस्ट पाकिस्तानी थे वो भी वहाँ जो काम करते थे वो छोड़ छाड़ के आ रहे थे। तो सिलेट में चाय बगीचा चलाते थे यही जो इनके जो ट्रेनर थे अश्विनी कुमार साहब के, उनके ट्रेनर का एक बेटा था, वहाँ पर सिलेट में चाय का बगीचा चलाते थे। तो वो वहाँ से निकले और ओवरलैंड, जैसे रेफ्यूजीज पार हो रहे थे वो भी पार हो गए, और ओवरलैंड वो वगा तक पहुँच गए कैसे भी, और आई थिंक वगा से शायद वो पार हो रहे थे। तो वगा से जब वो पार हो रहे थे तब वो पकड़े गए कि उनके पास कागजात नहीं थे। आप इंडिया में घुसे कैसे, आप कौन हो, स्पाई हो, क्या हो। तो अश्विनी कुमार, तो उनके जो फादर थे उन्होंने अश्विनी कुमार को फ़ोन किया कि देखो ये पकड़ा गया, मेरा बेटा है, कोई स्पाई वाई नहीं है। वहाँ था चाय बगीचा में, और इनका आना जाना था, वो जानता भी था इनका कौन था बेटा, मतलब बात तो होती रहती थी होगी। सो उन्होंने बेसिकली वाउच किया था इसके लिए, और बोला था कि हो सकता है कि ये जो कांटेक्ट है, अब चाहे वो बेटा हो या फादर हो, बोला था कि ये जो कांटेक्ट है ये बाद में एक काम में आ सकता है, और उन्होंने पर्सनली वाउच किया था इसके लिए। तो पहले 1-2 लोगों ने मना किया था जो अथॉरिटीज़ थे, किसको जाने मत दो, हाँ, कि हम नहीं कर सकते। तो वो पर्सनली इधर उधर बड़ा प्रेशर दे के, सारे सर्विस चीफ्स ये वो बोल के, इन्होंने काफ़ी करके इसको हेल्प कर दिया था। अब नवंबर में, अक्टूबर नवंबर के टाइम पे इनको एक, बिकॉज ये पूरा वेस्टर्न फ्रंटियर के थे, इनको वो राजस्थान और पंजाब बॉर्डर के वहाँ पर एक बाबा जी, ये लोग इन्होंने पकड़ा, ठीक है। तो बाबा जी को क्यों पकड़े गए, बिकॉज ये बाबा जी बेसिकली बैठ के, पाकिस्तानी स्पाई था वो, और उसने छोटा सा नेटवर्क बना हुआ था, ये बाबा करके बैठा होता था। बट इसके नेटवर्क के लोग बेसिकली आसपास में जितने एयरफोर्स के बेस थे, एयरफोर्स के बेसिस थे, प्लस मिलिट्री बेसिस भी उनका वो रेकी करते थे, पूरा रेकी करते थे, और वो इन्फॉर्मेशन वो लोग पाकिस्तान आर्मी को भेजते थे। आईएसआई का स्पाई होगा शायद। तो देखिए, चंगेज़ खान, जो ऑपरेशन चंगेज़ खान है, वो सिर्फ एयर बेसिस के नहीं, कई सारी चीज़ें थे। एयरबेस तो फर्स्ट वाला था, जिसी को इन्होंने ख़त्म कर दिया, तो काफ़ी फ़ायदेमंद हो गया। तो उस बाबा को इंट्रोगेट करते इसको पता चला कि इसने काफ़ी सारा इन्फॉर्मेशन दे दिया है, एंड द फर्स्ट जो पहला अटैक होगा इंडिया पे पाकिस्तान की तरफ से, वो होगा, क्योंकि देखिए नवंबर में ऑलरेडी युद्ध स्टार्ट हो चुका था ईस्टर्न फ्रंटियर में, बैटल ऑफ हिल्ली, ठीक है, और भी कई सारे बैटल्स कई सारे जगह से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका था, ऑपरेशंस एस्केलेट हो गए थे। तो इनको पता था कि अब मैटर ऑफ टाइम है कि अभी पाकिस्तान अटैक कर लेगा। बट जिस दिन पाकिस्तान अटैक करेगा वेस्टर्न फ्रंटियर पे, उस दिन ऑल आउट वॉर स्टार्ट हो गया। तब तक वो तो बॉर्डर पे लड़ाई हो रहा है, बट एक्चुअली बॉर्डर से काफ़ी अंदर चल चुका था लड़ाई। और जैसे ही पाकिस्तान स्टार्ट करेगा, वैसे इंडियन आर्मी पूरा मार्च करके अंदर घुस जाएगा चारों तरफ से इनटू ईस्ट पाकिस्तान। तो
बट वेस्टर्न फ्रंटियर हर हालत पे इनको बचाना था, ये पहले से इनके पास ये स्ट्रेटजी तो था ही मेनली। तो अश्विनी कुमार साहब ने ये इन्फॉर्मेशन जाके ठीक जगह पे दे दिया कि देखो ये है, ये इन्फॉर्मेशन मुझे मिला है। बट उन्होंने वेरीफाई कैसे किया कि ये जो सेम जो उनके जो ट्रेनर साहब थे उनके ज़रिए इन्होंने ये इन्फॉर्मेशन, उनको टाइम लगा बट उनके थ्रू से उन्होंने ये इन्फॉर्मेशन कंफर्मेशन वहां से आया, लेकिन स्पाई कोई और था अंदर से जिसने पहली इन्फॉर्मेशन दी थी। अब देखिए वो अभी क्लासिफाइड है। हाँ, वो आप देखिए जब तक, अब देखिए जो क्लासिफाइड चीज़ होता है, जब तक जो चीज़ मैंने इस किताब में मेंटेन किया है कि एटलीस्ट 3 लेयर्स ऑफ वेरिफिकेशन जब तक नहीं होगा तो उस चीज़ को लिखना नहीं चाहिए। जैसे एक मैंने मेंशन किया है कि एक कहानी मैंने सुना था कि CIA हो या कोई एजेंसी हो जिसने सोचा था कि ताजुद्दीन को किडनैप कर लेगा और इसको किसी ने रोका था, ठीक है। अब ये जो चीज़ है ना, ये मैंने सुना था 2-1 जगह से, बट वो सोर्सेज को मतलब मैं वेरीफाई नहीं कर पाया। तो मैं सुनिए, तो अगर क्योंकि अगर वो होगा तो वो बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन है, जैसे हम लोग जर्नलिस्ट बोलते हैं ना कि बड़ी खबर है बड़ी खबर बन जाती है। तो तीसरी जगह से वेरीफाई नहीं हुआ इसलिए आपको हाँ, मैं चाह रहा था कि एटलीस्ट देखिए कोई तो डॉक्यूमेंट कहीं तो होगा। तो वो बिल्कुल ही जब वेरीफाई नहीं हो पाया वो मैंने छोड़ दिया। बट ये इंटरेस्टिंग है कि ये निकल पाया। और जैसे सबको पता है कि इन्होंने प्लेन्स हटा दिए थे एयरफोर्स बेस से। आखिरी में एक वो, और ये इसका एक और सबसे बड़ा कंफर्मेशन था कि अश्विनी कुमार जी को पद्म भूषण अवार्ड भी मिला था। और उसी अवार्ड के साइटेशन में लिखा हुआ है कि स्पेसिफिकली इस ऑपरेशन चंगेज खान को रोकने के लिए, विफल करने में इनका सबसे बड़ा हाथ था। आखिरी में एक बिल्ली वाली कहानी है जो वास्तव में ये दिखाती है कि कितना क्या माहौल होता है एक आर्मी कैंप में जहाँ जो वॉर लड़ रही है। वो कितने उसको बोलते हैं ना कि ऑलवेज अलर्ट और पैरानॉइड। तो ये बिल्ली वाली कहानी बताइए आखिरी में कि क्या है ये और किस तरीके से वो माहौल को दर्शाती है। इस किताब में मैंने कोशिश की है कि सिर्फ टॉप के ऑफिसर्स नहीं, जो मैंने अपने रिपोर्टिंग करियर में भी मैंने किया है, कि हर तरीके के, देखिए सर्विस सब कर रहा है, जो कुक भी है वो भी सर्व कर रहा है, ठीक है। तो मैंने कोशिश किया है कि जितने हो सके जवान, कमांडो, अगर आप देखो मेरी लिस्ट ऑफ इंटरव्यूज में हर तरह के लोग हैं। मैं कुक से भी मिला हूँ जिसको मेडल मिला था, ठीक है। तो मैंने सबका अकोमोडेट किया है। तो उसमें एक था जो प्लाटून कमांडर होते हैं ना, वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। वो एक प्लाटून छोटा सा चलाते हैं 30-35 लोगों का, बट वो बेसिकली आप देखोगे तो वो फोर्स का सोल वो होता है इन अ वे, बिकॉज वही है फोर्स। इतने प्लाटून इकट्ठे होते तो वो कंपनी बनता है, राइट। इतने सेक्शन इकट्ठे होते तो वो प्लाटून बनता है। तो प्लाटून बड़ा इंपॉर्टेंट होता है और सेक्शन भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। और प्लाटून कमांडर है मतलब बेसिकली नॉन कमीशन ऑफिसर रैंक का होता है। एक सब इंस्पेक्टर होता है जो प्लाटून चलाता है। तो वो जो चैप्टर का आप जिक्र कर रहे हो वो बेसिकली मैंने लिखा था इसी के लिए कि बॉर्डर पे और वॉर के टाइम के आसपास, जब तक मतलब वॉर है भी नहीं बट वॉर है भी, उस टाइम पे माहौल कैसा होता है। क्योंकि देखिए मोर्टार का फायरिंग हो रहा है इनडिस्क्रिमिनेट, राइट। आप बाहर जाओगे बॉर्डर के पास कहीं आप दिख गए तो आपके ऊपर मशीन गन, और वहाँ पर इनके पास छोटे मशीन गन थे, इनके पास LMG और MMG थे, लाइट मशीन गन और मीडियम मशीन गन। उनके पास ज़्यादातर हेवी मशीन गन जिसको कहते हैं वो थे ज़्यादातर, मीडियम मशीन गन। तो आप दोनों ही कर रहे हैं, कोई कम नहीं, मतलब इंडिया भी फायर कर रहा है, ये भी फायर कर रहा है। तो उसमें ऑब्वियसली जो जवान होता है मोस्टली जो यंग होते हैं, उनके ऊपर एक प्रेशर तो बना रहता है। तो ऐसे ही मैंने लिखा था। वो प्लाटून कमांडर हलदर साहब से, उनसे मैं मिला कलकत्ता में। कलकत्ता थोड़ा सा बाहर ही वो रहते हैं। अच्छा। बड़ा इंटरेस्टिंग आदमी है क्योंकि वो फर्स्ट बैच जो प्लाटून कमांडर्स के थे वहीं से उसी बैच में थे वो। तो ऐसे ही हलदर साहब बेसिकली, मैं एक्चुअली क्वेश्चन आया था, मैं उनको क्वेश्चन कर रहा था कि बंदूक के बारे में, कि बंदूक आपके पास उस टाइम क्या था, क्या आया। तो बोल रहे थे कि हाँ हम लोग के पास ज़्यादातर कार्बाइन ही था, एक आधा होता था SLR। फिर वो उसी टाइम पे कई सारे SLR हमारे पास आए, तो तभी उनको याद है, बोला अरे SLR पे बढ़िया कहानी है, मैं सुनाता हूँ।
तो हुआ ऐसे कि एक दिन ऐसे ही भारी गोलीबारी चली, एक बॉर्डर कैंप पे, बंगाल पे था, ये बंगाल साइड पे था, भारी इनफैक्ट वो जो जगह है वो कलकत्ता से मुश्किल से 60-70 किलोमीटर हो गए वो, तो वहीं पर बॉर्डर कैंप पे भारी गोलीबारी चली है वो। और उस दिन आई थिंक बारिश भी हो रही थी, तो किसी कारण से वहाँ हर कई सारे कैंप्स में ना वो काली मंदिर हुआ करता है, वो भी बेसिकली है कि सबको प्रोटेक्ट करके रखेगा, जो मंदिर है उसका जो एनर्जी है सबको प्रोटेक्ट करके रखेगी। सो उस दिन ये सब बारिश, भारी गोलीबारी और भी चीज़ों के कारण उस दिन पूजा नहीं हुआ। तो पूजा नहीं होने के कारण थोड़ा सा मोरल डाउन भी था उस दिन, कि देखिए पूजा तो सिर्फ इट इज़ नॉट जस्ट कि रिलीजन का है, डेफिनेटली जिसका आस्था है वो भी है, प्लस एक देखिए आप जब इकट्ठे हो, एक कम्युनिटी एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप अलग अलग जगह आप बैठे हो, बट आप मान लीजिए डिनर के लिए सब इकट्ठे आ गए, सबको आप देख रहे हो, सब एक पर्पस में काम कर रहे हैं, बहुत बहुत फायदा होता है इसका। इट्स पार्ट ऑफ योर रूटीन, और वो जब मिस हो जाए तो यू थिंक कि यार कुछ तो अच्छा नहीं है, हाँ कुछ मिसिंग है। सो ऐसी उस दिन सब मिस हो गया, वैसे ही थोड़ा सा था। तो हलदर साहब सो रहे थे रात को, तो उनको लगा कि कुछ आवाज़ आया, और वो सुन रहे थे, और ऐसे आवाज़ आया कि ऐसे करके कोई आवाज़ आया, तो उनका आँख खुल गया रात को, एंड वो कार्बाइन लेके सोते थे, और उन्हीं का जो स्पेस था, उन्हीं का जो रूम था बैरक्स में, उसी में सारे वो मशीन गन, मोटर वोटर सब वहीं रखा रहता था, बिकॉज उस टाइम एकदम वो लोग पूरा रेडी पे रहते थे कि बाई चांस अटैक होगा तो एकदम रेडी रहो। तो उस टाइम फुल अलर्ट पे था वो सारे बॉर्डर कैंप्स, एंड वो कलकत्ता की तरफ था, सो ईस्टर्न कमांड की तरफ था, मतलब आर्मी का ईस्टर्न कमांड हेडक्वार्टर्स। तो आदमी का इनका ये भी था कि अटैक होगा तो उसी तरफ से होगा, तो सब एकदम नर्वस है। तो उसी में उठ गए, ऐसे आवाज़ भी सुन रहे हैं, और उसी आवाज़ में उनको लगा अंधेरा में कि कमरे में कोई तो है। तो उन्होंने वो लाइक हैबिट ही था, तो वो कार्बाइन का जो मजल होता है ना, उसको उन्होंने पकड़ लिया, क्या है। तो उठा, तो उनको लगा कि वो जो भी था वो बाहर चला गया। तो बाहर जाके देख रहे उनका हेड कांस्टेबल लेटा हुआ है, तो वो भी ऐसे जगा हुआ है। कारण बोला, ए कौन है, क्या हो गया? तो पता नहीं, मुझे लगा कि कोई है। तो ये हवलदार साहब ने बोला कि हाँ मुझे भी लगा कोई आ गया मेरे कमरे में। तो बाहर गए वो लोग, बाहर जाके देख रहे कि उधर दूसरे तरफ मतलब दो लोग मारपीट कर रहे हैं मतलब दोनों उनके ही यूनिट के जवान। और मारपीट करते करते उस दिन जान बच गई, बिकॉज एक के पास राइफल था और दूसरा एक और जो था वो जाके जो SLR वेपन आए थे उस दिन, वो जाके उसने उठा लिया एंड वो फायर कर ही देता, एक्सेप्ट एक चीज़ उनको बचा दिया था, क्योंकि वो बंदूक नए थे। अब देखिए जो बोल्ट एक्शन जो 303 ली एनफील्ड जो राइफल होता है, उसका बोल्ट जो वो लोडिंग होता है ना, बुलेट आप डालते हो और ऐसे खट करके वो करना होता है, वो राइट हैंड से होता है। और जो SLR जो वेपन इनको मिले थे, उसका जो लोडिंग अनलोडिंग है अब आफ्टर मैगजीन, हाँ, या रिलीज जो भी है, वो सब लेफ्ट हैंड से था। तो इसने बंदूक उठा तो लिया SLR वेपन, लेकिन ये राइट से करते गया तो कर नहीं पाया, तो बच गए। कई सारे लोग वो अंधेरा में और वो कंफ्यूजन में, कई सारे लोग तो बाहर भी भाग गए ठीक है, हाँ, क्योंकि उनको पता नहीं क्या है। एंड इन अ वे अच्छी चीज़ है, क्योंकि मान लीजिए अगर अटैक होता है कैंप पे, अगर कुछ लोग निकल जाते हैं तो एटलीस्ट वो जाके अगले कैंप में इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, राइट। उस टाइम तो मोबाइल नहीं है कि सर अटैक हो रहा है, हाँ सो वो कर सकते हैं। चाहे अगर उनके पास वेपन्स में एक्सेस हो, अगर मान लीजिए छोटा सा कुछ 4-5 लोगों या 10 लोगों का हुआ है, वो भी चाहे तो बाहर से अटैक कर सकते हैं, तो वो भी एकदम भाग गए उस टाइम। तो इनको पूरा ठंडा वंडा किया और बोला कि हुआ क्या? तो पता नहीं सर, मेरे ऊपर कोई कूद गया। ये भी बोल रहे, तो वो भी बोला हाँ, तो एक के ऊपर कूदा तो वो दूसरा के ऊपर कूदा, मतलब ये पूरा एकदम कंफ्यूजन स्टार्ट हो गया। तब पता ये कौन आ गया अंदर, पता चला कि वो खाना वाना बाहर रखा हुआ था, या कुछ कारण से वो अगला जो गांव था उससे वो बिल्ली आ गई थी ऊपर। और बिल्ली शायद वो जो रेल टाइप का होता है ना ऊपर हैंगर में, उस पर चल रही थी, ठीक है। वो स्लिप होके
किसी के ऊपर गिर गया, उनको लगा कि शायद पाकिस्तानी अटैक हो रहा है। और वो उस पे गिर गया, फिर वो दोनों आपस में। बिल्कुल। और आपको पता ही है कि उस टाइम लाइक ऑलरेडी अलर्ट पे है सब, सो टेंशन सर रनिंग है। टेंशन तो है ही। सर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आपने ये जो बुक लिखी है मैं फिर से दिखा देता हूँ, बहुत बढ़िया है। इस पे मैं तो कह चुका हूँ कि एक बुक पे मूवी बननी चाहिए। ज़रूर कोई ना कोई सोचे इस पे, बहुत अच्छी बुक है। थैंक यू सो मच फॉर राइटिंग दिस पार्ट ऑफ हिस्ट्री, और हम मिलते रहेंगे। आपका जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म का जो करियर रहा है, काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरीज हैं, उस पर हम बात करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग सर। माय प्लेजर।